क्या हो अगर आपकी शांति आपकी सुपर पावर बन जाए और पॉजिटिविटी आपकी रोजमर्रा की चॉइस। सोचिए, अगर जिंदगी चाहे जैसा मोड़ ले, आप फिर भी शांत और सकारात्मक रह सकें। यही सोच इस ऑडियो बुक की नींव है। यह ऑडियो बुक एक गाइड है उस दुनिया में आंतरिक शांति पाने के लिए जो हर तरफ से भाग दौड़ और तनाव से भरी हुई है। इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टूल्स, असरदार रिचुअल्स और साइंस से जुड़े ऐसे तरीके जो आपके इमोशंस को रीसेट करने में मदद करेंगे, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे और एक पॉजिटिव और मजबूत सोच को धीरे धीरे नर्चर करेंगे। चाहे स्ट्रेस छोड़ना हो या छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी हो, आपका बदलाव यहीं से शुरू होता है। वेलकम टू स्प्लेंडर, जहां शांत सोच तैयार होती है और सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। आज के इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा रास्ता जो आपको देगा स्थायी इमोशनल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी। द पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल से लेकर द जॉय ऑफ गिविंग तक हर चैप्टर आपको लेकर जाएगा एक ग्राउंडेड, जॉयफुल और एम्पावर्ड वर्जन की ओर। आप सीखेंगे ग्रैटिट्यूड को कैसे महसूस करें, बदलाव को कैसे अपनाएं और रोज की छोटी छोटी चीजों को कैसे अपनी ताकत और पॉजिटिविटी का सोर्स बनाएं। तो एक गहरी सांस लीजिए। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक यात्रा है जो आपको ले जाएगी आपकी सबसे काम, काइंड और पावरफुल सेल्फ की ओर। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। कल्पना कीजिए, आपका मन एक तूफान की तरह है जिसमें हर तरफ केओस है, बेचैनी है और हर थॉट किसी लहर की तरह टकरा रहा है। चिंता की लहरें आपके मन के किनारे से टकरा रही हैं और नेगेटिविटी की तेज हवाएं आपको अपनी पकड़ में ले रही हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके अंदर कहीं एक स्विच हो, एक छुपी हुई चाबी जो इस तूफान को एक शांत, सुंदर ओएसिस में बदल सकती है। एक ऐसा स्थान जहां शांति सिर्फ संभव नहीं बल्कि आपका स्वाभाविक अनुभव बन जाए। ये किताब सिर्फ अच्छी बातें कहने वाली सलाह नहीं है, यह एक गहरी जर्नी है जहां टाइमलेस विजडम, मॉडर्न साइंस और असली जिंदगी के अनुभवों से भरे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगे। हम साथ मिलकर सीखेंगे ऐसे लेसन्स और टूल्स जो आपको जिंदगी के कठिन समय में शांत रहना सिखाएंगे और अंधेरे में भी पॉजिटिविटी फैलाने की ताकत देंगे। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं है, ये एक कंप्लीट रीसेट है, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी सोच को फिर से डिजाइन करेंगे, आदतों को रीशेप करेंगे और अपने अंदर की दुनिया पर फिर से कंट्रोल पाएंगे। अब तैयार हो जाइए इनर पीस की सीक्रेट्स को जानने के लिए। पॉजिटिविटी की ताकत अनलॉक कीजिए और एक ऐसा माइंडसेट बनाइए जो इतना मजबूत हो कि जिंदगी की उथल पुथल सिर्फ एक डिस्टेंट एको बनकर रह जाए। ये सफर सिर्फ काम रहने का नहीं है, ये पूरी तरह से मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली थ्राइव करने का रास्ता है। चैप्टर 1, द पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय इस कोशिश में बिताते हैं कि हर चीज को कंट्रोल कर सके, चाहे वो हमारी जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, रिजल्ट्स हो या दूसरों का बिहेवियर। हमें लगता है कि अगर हम हर छोटी बड़ी चीज को संभाल लें तो जिंदगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ी उलझन छुपी है। जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस और थकावट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हर चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकता। इस सच्चाई से लड़ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। सच्ची शांति तब नहीं आती जब हम सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, बल्कि तब आती है जब हम समझ जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। जैसे सोचिए कि आप एक भयंकर तूफान के बीच, उसके केंद्र में खड़े हैं। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन तूफान का केंद्र पूरी तरह शांत है। वो शांत इसलिए है क्योंकि वो तूफान से लड़ नहीं रहा, बस खुद को उससे अलग रखता है। आप भी वैसी ही इनर काम पा सकते हैं जब आप उन चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं जो आपके बस में नहीं है। इस विचार को प्रैक्टिकल रूप से समझने के लिए एक आसान एक्सरसाइज कीजिए। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज। एक कागज लीजिए और उस पर एक बड़ा सर्कल बनाइए। उस सर्कल के अंदर वो सभी चीजें लिखिए जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपके थॉट्स, एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस। सर्कल के बाहर वो सारी चीजें लिखिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरों की राय, अचानक होने वाली घटनाएं या आपका पास्ट। ये सिंपल विजुअल तरीका आपको याद दिलाता है कि कहाँ ध्यान देना है। इससे आप अपना एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट नहीं करेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। इस प्रैक्टिस की खासियत इसकी सिंप्लिसिटी में है। जब आप उन चीजों को लेकर चिंता करना छोड़ते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका मन एकदम हल्का महसूस करता है। फिर आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी उन जगहों पर लगती है जो सच में आपके लिए मीनिंगफुल होती हैं। ऐसी क्लैरिटी आपको एम्पावर्ड महसूस कराती है। आप जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना ज्यादा शांत, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड होकर कर पाते हैं। चैप्टर 2, द ग्रैटिट्यूड ट्विस्ट, छाया में छुपा सोना ढूंढना। ग्रैटिट्यूड को अक्सर हैप्पीनेस का सीक्रेट कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने से कहीं ज्यादा गहरा होता है।
सच्चा ग्रैटिट्यूड तब होता है जब आप मुश्किलों और चैलेंजेस में भी वैल्यू ढूंढना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दिखाएं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि ये समझ पाना कि हर परेशानी में कोई सीख या ग्रोथ छुपी होती है। यह नजरिया आपके देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। जैसे सोचिए कि कभी कोई चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई, शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी छूट गई हो, किसी ने मना कर दिया हो, या आपका दिन सेटबैक से भरा रहा हो। पहली नजर में ये सब नेगेटिव लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो शायद कोई हिडन फायदा भी मिला हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी छूटने से कुछ और बेहतर मिला हो, या रिजेक्शन ने आपको अंदर से मजबूत बनाया हो। मुश्किल पलों में ग्रैटिट्यूड का मतलब दुख को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है उस पेन में छुपे सबक और ग्रोथ को पहचानना। ग्रैटिट्यूड को डेली हैबिट बनाने के लिए ये तरीका अपनाइए। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखिए। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ ऑब्वियस चीजें मत लिखिए, जैसे मेरे परिवार के लिए आभार या आज धूप निकली। खुद को चैलेंज कीजिए। ग्रैटिट्यूड को ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगहों में ढूंढिए जहां आप पहले नहीं सोचते थे। उदाहरण के लिए, मैं अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूं की जगह लिखिए, आज की टफ वर्कआउट से मुझे अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हुआ, इसके लिए थैंकफुल हूं। मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूं की जगह लिखिए, एक मुश्किल प्रोजेक्ट ने मुझे पेशेंस सिखाया, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। एक और स्ट्रॉन्ग तरीका है ग्रैटिट्यूड फॉर द शैडोज। किसी रीसेंट फ्रस्ट्रेटिंग या टफ एक्सपीरियंस को याद कीजिए और खुद से पूछिए, इसने मुझे क्या सिखाया, इससे मैं कैसे ग्रो हुआ। मान लीजिए कोई ट्रैफिक जैम में फंस गए, हो सकता है इसने आपको कुछ सोचने का वक्त दिया हो या कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनने का मौका। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को ट्रेन कर देती है हर सिचुएशन में सिल्वर लाइनिंग ढूंढने के लिए। ग्रैटिट्यूड आपकी आदत नहीं, आपकी सोच बन जाती है। यह ऐसा है जैसे आपने एक नया चश्मा पहन लिया हो जो आपको हर सिचुएशन में छुपी सुंदरता दिखाता है। ये सोच न सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाए रखती है, बल्कि हर अनुभव को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। इस तरह ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक डेली हैबिट नहीं रह जाती, यह एक नया नजरिया बन जाती है जिससे आप पूरी दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ इमोशनल रीसेटिंग। इमोशंस को रीसेट करने की कला। शांत रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को दबा लें या माने ही नहीं कि वो हैं। इसका असली मतलब है ये सीखना कि जब नेगेटिव फीलिंग्स आप पर हावी होने लगे, तब आप अपने इमोशनल स्टेट को कैसे रीसेट करें। अपने माइंड को एक शीशे की तरह सोचिए। जब स्ट्रेस, गुस्सा या एंजाइटी आती है तो यह उस शीशे पर धुंध जैसा जम जाता है। सब कुछ धुंधला और उलझा हुआ लगने लगता है। असली कला यह है कि उस धुंध को कैसे हटाया जाए और फिर से साफ सोच की स्थिति में लौटा जाए। एक बहुत ही असरदार टेक्निक है नेम इट टू टेम इट। ये सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो तो थोड़ी देर रुकिए और अपनी इमोशन को पहचानिए, चाहे धीरे धीरे बोलकर कहें या मन ही मन। उदाहरण के लिए, मुझे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, मैं इस डेडलाइन को लेकर एंग्शियस हूं। रिसर्च से साबित हुआ है कि जब आप अपनी इमोशंस को नाम देते हैं तो उनका असर हल्का हो जाता है। इससे आपका दिमाग इंपल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय लॉजिकली सोचने लगता है। एक और जरूरी तरीका है फिजिकल रीसेट। हमारी इमोशंस का हमारे शरीर से गहरा रिश्ता होता है, इसलिए जब आप अपने फिजिकल स्टेट को बदलते हैं तो आपका इमोशनल स्टेट भी बदल सकता है। कुछ आसान तरीके। उस जगह से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, चेहरे पर ठंडा पानी डालिए, थोड़ी देर टहलिए, कुछ मिनट जंप या स्ट्रेच कीजिए। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं और नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, जिससे आप जल्दी बेहतर महसूस करने लगते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत प्रभावशाली होती हैं। एक बहुत कारगर मेथड है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए, 7 सेकंड तक उस सांस को रोकिए, फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। ये तरीका आपकी हार्ट रेट को धीमा करता है और शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे आप ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। आप अपना खुद का इमोशनल रीसेट रिचुअल भी बना सकते हैं। इसमें आप वो चीजें शामिल कर सकते हैं जो आपको तुरंत शांत और पॉजिटिव महसूस कराएं। अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट, लैवेंडर जैसी कोई सूदिंग खुशबू, एक छोटा माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना और उसके बारे में डिटेल में सोचना। ऐसा कोई भी रिचुअल जब बार बार किया जाए तो यह आपको इमोशनली तैयार करता है हर मुश्किल समय से निपटने के लिए। इमोशनल रीसेटिंग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह प्रैक्टिकल है। जिंदगी में चैलेंजेस आते ही रहेंगे, हर सिचुएशन पर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप रीसेटिंग की कला सीख लेते हैं
तब आप जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों का भी सामना क्लैरिटी, कामनेस और रेजिलियंस के साथ कर सकते हैं। चैप्टर 4, एनर्जी मैनेजमेंट, द की टू सस्टेनेबल पॉजिटिविटी। एनर्जी मैनेजमेंट, लगातार पॉजिटिव रहने की कुंजी। शांत और पॉजिटिव रहना सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। अपने आप को एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए। आपकी हर एक्टिविटी, हर थॉट और हर इंटरैक्शन या तो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है या उसे कम करता है। सच्ची शांति और पॉजिटिविटी पाने के लिए जरूरी है कि आप इन एनर्जी एक्सचेंजेस का संतुलन बनाना सीखें। शुरुआत कीजिए एक एनर्जी ऑडिट से। एक नोटबुक लीजिए और उसमें अपनी दिन भर की सभी आम एक्टिविटीज को लिखिए। फिर हर एक्टिविटी के आगे ये चिन्ह लगाइए। अगर वह एक्टिविटी आपको एनर्जी देती है तो जोड़, अगर वह एनर्जी ड्रेन करती है तो, और अगर वो न्यूट्रल लगती है तो शून्य। उदाहरण के लिए, किसी सपोर्टिव दोस्त से बात करना जोड़ हो सकता है, जबकि बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो सकता है। ये सिंपल एक्सरसाइज आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। अब देखें कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। कुछ एक्टिविटीज जैसे ऑफिस का काम या घर के चॉर्स जरूरी हो सकते हैं और उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उन्हें बैलेंस कर सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज से जो आपकी एनर्जी रिचार्ज करें। जैसे कि एक स्ट्रेसफुल मीटिंग के बाद 5 मिनट का म्यूजिक ब्रेक लेना, थोड़ी देर बाहर टहलना या कुछ आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना। ऐसे छोटे छोटे रीसेट्स आपकी मेंटल और इमोशनल बैटरी को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और बर्नआउट से बचा सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का एक और अहम हिस्सा है बाउंड्रीज सेट करना। ऐसे कमिटमेंट्स को ना कहना सीखिए जो आपके गोल्स या वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब भी आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपको अंदर से थका देती है, तो आप किसी ऐसी चीज के लिए ना कह रहे होते हैं जो आपको एनर्जी दे सकती थी। अपना समय और अपना स्पेस प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, यह आपकी वेलबींग के लिए जरूरी है। फिजिकल एनर्जी की इंपॉर्टेंस को भी कम मत आंकिए। पोषण से भरपूर खाना खाइए, पानी भरपूर पीजिए, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। ये बेसिक हैबिट्स नॉन नेगोशिएबल हैं अगर आप एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड माइंडसेट बनाए रखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, नींद को प्रायोरिटी दीजिए। स्लीप आपके एनर्जी मैनेजमेंट की फाउंडेशन है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगेगी। अपनी नींद को उतनी ही अहमियत दीजिए जितनी आप किसी इंपॉर्टेंट काम को देते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी बूस्टर्स की। ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको जॉय, पीस और इंस्पिरेशन देती हैं। इन्हें अपने रोज के रूटीन में शामिल कीजिए। एक कप चाय को शांत माहौल में एंजॉय करना, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताना, कोई अपलिफ्टिंग बुक पढ़ना या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना जो आपको पसंद हो। ये छोटी छोटी खुशियां आपकी पॉजिटिविटी को फ्यूल देती हैं और आपकी एनर्जी को स्टेबल बनाए रखती हैं। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम, फोकस और एक्शंस के साथ कॉन्शियसली जीना। जब आप उन चीजों को बढ़ाते हैं जो आपको रिचार्ज करती हैं और उन चीजों को कम करते हैं जो आपको थकाती हैं, तो आप कामनेस, रेजिलियंस और जॉय की एक मजबूत नींव बना लेते हैं। ये सफर सिर्फ एक दिन काटने का नहीं है, ये हर दिन को पूरी तरह जीने और बेहतर बनाने का तरीका है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ माइक्रो एडवेंचर्स। माइक्रो एडवेंचर्स की ताकत। जिंदगी कई बार एक जैसे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना और फिर वही सब हर दिन दोहराना। धीरे धीरे ये प्रेडिक्टेबिलिटी हमारे अंदर की एक्साइटमेंट और जिंदगी के प्रति उत्साह को कम कर देती है। इस मेंटल और इमोशनल थकावट का सबसे अच्छा इलाज है माइक्रो एडवेंचर्स की ताकत। ये छोटी लेकिन सोच समझकर की गई एक्सपीरियंसेस होती हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ताजगी, उत्साह और एक नई खुशी का एहसास लेकर आती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एडवेंचर का मतलब है बहुत सारी प्लानिंग, ज्यादा पैसा या दूर की ट्रैवल, लेकिन असली एडवेंचर तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी छुपा होता है। माइक्रो एडवेंचर्स का मकसद है रूटीन से बाहर निकलकर जिंदगी की खूबसूरती और सरप्राइज को दोबारा महसूस करना। नई नजर से दुनिया को देखिए। खुद से ये चैलेंज लीजिए कि आप अपनी सराउंडिंग्स को क्यूरियोसिटी के साथ देखेंगे। जैसे कि काम पर या वॉक पर जाते हुए नया रास्ता चुनिए। रास्ते में इमारतों, पेड़ों या लोगों को ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हो सकता है आपको कोई हिडन म्यूरल, प्यारा सा कैफे या शांत पार्क दिख जाए जो अब तक आपने नोटिस नहीं किया हो। ये नजरिया ऑर्डिनरी चीजों को भी मैजिकल बना सकता है। प्रकृति को अपना एडवेंचर गाइड बनाइए। माइक्रो एडवेंचर के लिए प्रकृति सबसे सुंदर सेटिंग है। आपको लंबा ट्रैक या कैंपिंग ट्रिप प्लान करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह सुबह बाहर जाइए और आसमान को बदलते हुए देखिए। शाम को टहलते हुए सितारों को निहारिए। चाहे तो साथ में एक जर्नल ले जाइए और अपने मन के ख्याल लिखिए।
या फिर गहरी सांस लीजिए और उस पल को पूरी तरह महसूस कीजिए। ये छोटे छोटे पल आपको अंदर से शांत और क्लियर बना सकते हैं। खाना भी बन सकता है एक culinary एडवेंचर। खाना भी एक्सप्लोरेशन का एक शानदार जरिया हो सकता है। ऐसा कोई खाना ट्राई कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं खाया हो। अपनी किचन में कोई नया रेसिपी ट्राई कीजिए। किसी लोकल मार्केट में जाइए, कोई अनजान इंग्रेडिएंट खरीदिए और उससे कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। ये छोटे culinary एक्सपेरिमेंट्स आपकी सेंसेस को फ्रेश कर सकते हैं। सोशल माइक्रो एडवेंचर्स को अपनाइए। लोगों से जुड़ना भी एक तरह का एडवेंचर हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिससे आपने लंबे समय से संपर्क नहीं किया। किसी स्ट्रेंजर से छोटी सी बातचीत शुरू कीजिए। किसी लोकल वर्कशॉप, क्लास या कम्युनिटी इवेंट में शामिल होइए। ऐसे कनेक्शंस कई बार जिंदगी के नए रास्ते खोल सकते हैं। पर्सनल मिनी चैलेंजेस तय कीजिए। एक दिन ऐसा प्लान कीजिए जिसमें आप अपने ही शहर को एक टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर करें। किसी ऐसे म्यूजियम में जाइए जहां आप कभी नहीं गए। उस रेस्टोरेंट में खाना खाइए जिसे देखकर हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी। रास्ते में आने वाली इंटरेस्टिंग जगहों की फोटोज लीजिए। एडवेंचर के लिए पासपोर्ट जरूरी नहीं होता। आपका क्यूरियोसिटी ही आपका बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। 5 मिनट की माइक्रो एडवेंचर्स। कई बार केवल 5 मिनट भी आपको रिफ्रेश कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइमर लगाइए और कुछ स्पॉन्टेनियस कीजिए। अपनी फेवरेट सॉन्ग पर थोड़ा डांस कीजिए। नोटबुक में डूडल बनाइए। खिड़की से बाहर झांकिए और गिनिए कि कितने पक्षी दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे एक्शंस भी दिन भर की डलनेस को दूर कर सकते हैं। माइक्रो एडवेंचर्स का असली फायदा। माइक्रो एडवेंचर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं। ये आपके ऑटो पायलट मोड को तोड़कर आपको आपके आसपास की दुनिया से जुड़ने का मौका देती हैं। इससे डेवलप होते हैं माइंडफुलनेस, क्यूरियोसिटी और जॉय, जो लंबे समय तक काम और पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी हैं। इसे आदत बनाइए। माइक्रो एडवेंचर्स को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए एक सिंपल गोल सेट कीजिए। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई कीजिए। ये कोई बड़ी या टाइम कंज्यूमिंग चीज नहीं होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी जिंदगी में ताजगी और बदलाव बना रहे। धीरे धीरे इससे आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेजिलियंस मजबूत होगी और आप जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कदर करना सीखेंगे। माइक्रो एडवेंचर्स हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती, यहां तक कि सबसे छोटे पलों में भी। जब आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नए अनुभवों के लिए खुद को खुला रखते हैं, तब जिंदगी दोबारा एक्साइटिंग लगने लगती है। चाहे आपका दिन कितना भी रूटीन या बिजी क्यों न हो, उसमें एडवेंचर के लिए हमेशा थोड़ी सी जगह होती है। चैप्टर 6, अपने अंदर की कहानी को दोबारा लिखना। हमारे मन के अंदर जो आवाज लगातार चलती रहती है, वही हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये इनर वॉइस हर पल हमारे साथ होती है। ये तय करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, किसी घटना को कैसे समझते हैं और मुश्किल हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर यह इनर वॉइस हार्श, सेल्फ क्रिटिकल या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, तो ये काम और पॉजिटिव रहने में बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस आवाज को हम खुद बदल सकते हैं। इसे स्ट्रेंथ और एनकरेजमेंट का सोर्स बना सकते हैं। अपनी इनर वॉइस को पहचानिए। अक्सर लोग अपनी इनर वॉइस को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि यह बहुत समय से उनके साथ होती है। सबसे पहले खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए, खासकर जब आप किसी मुश्किल या तनाव भरे पल में हो। क्या आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, मुझसे ये कभी नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत कॉमन है, लेकिन यह एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजहों में से एक भी है। पहला कदम, नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दीजिए। जब आप खुद को किसी सेल्फ क्रिटिकल सोच में फंसा पाएं, तो वहीं रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है? इस बात का सबूत क्या है? जैसे अगर आपके मन में आया, मुझसे ये कभी नहीं होगा, तो जरा सोचिए, क्या पहले कभी किसी काम में आप प्रैक्टिस से बेहतर हुए हैं? ये तरीका आपको असम्पशन से बाहर निकलकर सच को देखने में मदद करेगा। दूसरा कदम, सोच को रिफ्रेम कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव या न्यूट्रल सोच से बदलिए। इसे रिफ्रेमिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत खराब हूं की जगह कहिए, पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से मैं इसमें बेहतर बन सकता हूं। इस तरह की सोच मुश्किल को नकारती नहीं, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना दिखाती है। ये सोच ज्यादा बैलेंस्ड और हेल्पफुल होती है। तीसरा कदम, एफर्मेशंस का उपयोग कीजिए। एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स का जवाब बने। अपने गोल्स और वैल्यूज से जुड़ी एफर्मेशंस बनाइए, जैसे मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता हूं, मैं सक्सेस और हैप्पीनेस के लायक हूं, हर मुश्किल मुझे और मजबूत और समझदार बनाती है। इन एफर्मेशंस को लिखिए और रोज बोलिए, खासकर तब जब डाउट हो।
धीरे धीरे ये पुरानी कमजोर सोच को हटाकर मजबूत विश्वास बना देंगी। चौथा कदम, अपने भविष्य के वर्जन से बात कीजिए। एक पावरफुल एक्टिविटी है फ्यूचर सेल्फ स्क्रिप्टिंग। 15 मिनट निकालिए और अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ से अपने आज के सेल्फ को एक लेटर लिखिए। सोचिए कि वो वर्जन ऑफ यू जिसने आज की मुश्किलें पार कर ली हैं और जो काम और पॉजिटिव बन चुका है, वो आपको क्या सलाह देगा, क्या सीख उसने हासिल की, क्या कहेगा वो आपको आज के हालात में। यह एक्टिविटी आपको उस व्यक्ति की इमेज दिखाती है जो आप बनना चाहते हैं और उस रास्ते पर आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती है। पांचवा कदम, सेल्फ कंपैशन को अपनाइए। जब चीजें गलत हो जाएं, तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। खुद से पूछिए, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं उससे क्या कहता। शायद आप उसे प्यार, धैर्य और सपोर्ट देते, तो खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार कीजिए। याद रखिए, मिस्टेक्स इंसान होने का हिस्सा हैं। ये हमें सीखने और ग्रो करने का मौका देती हैं। छठा कदम, पॉजिटिव माहौल बनाइए। आपका माहौल भी आपकी इनर वॉइस को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए खुद को ऐसे चीजों से घेरिए जो पॉजिटिविटी बढ़ाएं। ऐसे लोग जो आपको अपलिफ्ट करें और इंस्पायर करें। ऐसी बुक्स, पॉडकास्ट या कंटेंट जो रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ को बढ़ाएं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूरी बनाएं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जरूरत से ज्यादा न्यूज या क्रिटिकल सोशल मीडिया कंटेंट। जितनी पॉजिटिविटी आप अब्सॉर्ब करेंगे, उतना ही आसान होगा अपने माइंडसेट को नर्चर करना। सातवां कदम, खुद के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए। रोज थोड़ा समय निकालकर सोचिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपने क्या अचीव किया है और आपको क्या यूनिक बनाता है। एक जर्नल रखिए, रोज उसमें एक चीज लिखिए जो आप अपने बारे में अप्रिशिएट करते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगी, जिससे आपकी इनर वॉइस और भी सपोर्टिव बनती जाएगी। अपने अंदर की कहानी को दोबारा लिखना का मतलब यह नहीं कि हर नेगेटिव थॉट को हमेशा के लिए खामोश करना है। इसका मतलब है अपने साथ एक दयालु, संतुलित और एम्पावरिंग बातचीत शुरू करना। ये प्रोसेस है उन पुरानी बातों को अनलर्न करने का जो आपको रोकती हैं और उनकी जगह वो विश्वास लाने का जो आपको उड़ने में मदद करे। जब आपकी इनर वॉइस आपकी क्रिटिक की बजाय आपकी दोस्त बन जाए, तो जिंदगी के किसी भी चैलेंज का सामना काम, फोकस और पॉजिटिविटी के साथ करना बहुत आसान हो जाता है। चैप्टर 7, एंकर रिचुअल, आपका रोज का शांति का रास्ता। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अचानक चुनौतियां आ जाती हैं, कभी भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं और हर दिन समय और एनर्जी पर बहुत सी डिमांड्स होती हैं। इस भागदौड़ में अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी नाव हैं जो लहरों में हिल रही है, बिना किसी डायरेक्शन के। इसीलिए एक एंकर रिचुअल होना बहुत जरूरी है। यह एक छोटी लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस होती है जो आपके अंदर स्टेबिलिटी और कामनेस लाती है, जैसे एक इनर कंपास जो आपको फोकस में रखता है, चाहे आपका दिन जैसा भी हो। एंकर रिचुअल क्या होता है? एंकर रिचुअल एक सरल रोजाना की एक्टिविटी होती है जो आपको इनर पीस, स्टेबिलिटी और खुद से जुड़ाव का अनुभव कराती है। ये दिन का एक खास समय होता है जहां आप पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इस रिचुअल की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से पर्सनल होता है। आप इसे अपनी पसंद, लाइफस्टाइल और कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हैं। एंकर रिचुअल कैसे बनाएं? सबसे पहले उन एक्टिविटीज को पहचानिए जो आपको काम, फोकस्ड और अवेयर फील कराती हैं। आपकी एंकर रिचुअल में ये शामिल हो सकते हैं सुबह का मेडिटेशन या जर्नलिंग, शाम की हल्की वॉक, एक कैंडल जलाकर अपने दिन पर रिफ्लेक्शन करना, डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। जरूरी बात यह है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी चुनें जो आपको रिफ्रेश और रिचार्ज करे, आपकी डेली लाइफ की भागदौड़ में एक छोटा सा सैंक्चुरी बने। एक बार रिचुअल चुन लें तो इसे रोज करने का कमिटमेंट कीजिए, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी ही इसकी असली पावर है। समय के साथ आपका ब्रेन इस रिचुअल को कामनेस और क्लैरिटी से जोड़ने लगेगा और इन इमोशंस को आप दिन भर आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। एंकर रिचुअल के कुछ आइडियाज। 1. मॉर्निंग जर्नलिंग। हर सुबह कुछ शांत मिनटों में अपने मन की बातें, आज की इंटेंशंस या जो भी आपके मन में है उसे लिखिए। यह आपकी मेंटल क्लटर को साफ करता है और दिन की शुरुआत क्लियर माइंड से होती है। इसमें एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट भी जोड़ें। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 2. मूवमेंट बेस्ड रिचुअल्स। अगर आपको मूवमेंट पसंद है तो हल्का स्ट्रेचिंग, योगा या माइंडफुल वॉक करें। चलते समय अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, सांस को महसूस कीजिए, जिससे आप टेंशन छोड़ पाएं और इस पल से जुड़ सकें। 3. स्टिलनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप शांत एनवायरनमेंट पसंद करते हैं तो मेडिटेशन या बॉडी स्कैन बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। बॉडी स्कैन में आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद करें और अपने शरीर के हर हिस्से पर धीरे धीरे ध्यान लाएं, पैरों से लेकर सिर तक।
हर सांस छोड़ते हुए सोचिए कि आप सारी टेंशन को भी छोड़ रहे हैं। 4. द सनसेट पॉज। दिन के अंत में कुछ पल खुद के साथ बिताइए। खुद से पूछिए, आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा, मैं किसके लिए थैंकफुल हूं। अगर संभव हो तो सनसेट को देखें। यह प्रकृति का एक सुंदर रिमाइंडर है कि जिंदगी की अपनी रिदम्स होती हैं और कभी कभी हमें धीमा पड़ना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन आपको दिन के अंत में पीस और पॉजिटिविटी के साथ छोड़ता है। 5. अ कप ऑफ टी माइंडफुली। एक कप चाय बनाना और उसे आराम से पीना भी एक एंकर रिचुअल बन सकता है। बस ध्यान रखें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, पूरी तरह से प्रेजेंट रहें और इस छोटे से काम को अपना खास समय बनाइए। एंकर रिचुअल क्यों जरूरी है? जब आप इस रिचुअल को रोज की आदत बना लेते हैं तो इसके असर आपकी जिंदगी के हर हिस्से में दिखने लगते हैं। इस रिचुअल से जो कामनेस और क्लैरिटी आप महसूस करते हैं वो धीरे धीरे आपकी बाकी लाइफ में भी फैलने लगती है। आप महसूस करेंगे कि आप चुनौतियों का सामना ज्यादा पेशेंस के साथ करते हैं, स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर पाते हैं, ज्यादा प्रेजेंट और इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं। एंकर रिचुअल एक स्टेडी साथी बन जाता है इस बदलती हुई दुनिया में, आपका पर्सनल लाइट हाउस। यह आपको हर दिन ये याद दिलाता है कि चाहे बाहर कितना भी केओस हो, आपके अंदर हमेशा शांति पाने की शक्ति है। एंकर रिचुअल आपकी काम और पॉजिटिव रहने की जर्नी का एक मजबूत टूल है, जैसे एक लाइट जो आपको तूफान में रास्ता दिखाती है, आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको बार बार याद दिलाती है कि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। चैप्टर 8 रेजिलिएंट माइंडसेट बनाना। स्थायी पॉजिटिविटी की नींव। जिंदगी अनिश्चित होती है, यह आपको कभी न कभी चुनौतियों, निराशाओं और अचानक आने वाले झटकों से जरूर परखेगी। लेकिन शांत और पॉजिटिव बने रहने का राज यह नहीं कि इन मुश्किलों से बचा जाए, बल्कि यह है कि आप एक रेजिलिएंट माइंडसेट विकसित करें। रेजिलियंस यानी आपकी वो ताकत जिससे आप मुश्किलों से उभर पाते हैं, खुद को ढालते हैं और भी मजबूत बनते हैं। इसका मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बीच ग्रो करना है। पर्सपेक्टिव बदलना सीखें। रेजिलियंस की शुरुआत सोचने के तरीके में बदलाव से होती है। किसी चैलेंज को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीखें। इसका मतलब यह नहीं कि आप दर्द या कठिनाई को अनदेखा करें, बल्कि इसे एक दीवार नहीं बल्कि एक सीढ़ी की तरह समझें। जैसे अगर आपके मन में आता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसकी जगह सोचिए मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं। ये ग्रोथ माइंडसेट आपको परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करने में मदद करता है। अपनी कहानी दोबारा लिखें। रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए एक आसान एक्सरसाइज यह है कि आप अपनी स्टोरी को नए नजरिए से देखें। किसी ऐसी सिचुएशन को याद करें जो आपको सेटबैक लगी हो, उसे ईमानदारी से लिखिए। अब उसी कहानी को एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट से दोबारा लिखिए। उदाहरण, ओरिजिनल, मैंने अपनी जॉब खो दी, अब मैं फंस गया हूं। रिफ्रेम्ड, अपनी जॉब खोना मुश्किल है, लेकिन यह एक नया रास्ता एक्सप्लोर करने और अपनी पसंद की चीज खोजने का मौका भी है। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड ऑब्स्टिकल्स को नए उत्साह और विश्वास के साथ देखने लगता है। इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत करें। जिंदगी बहुत बार आपकी प्लानिंग के अनुसार नहीं चलती। ऐसे में इमोशनली अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत कारगर हो सकता है। हर दिन 10 मिनट अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व कीजिए। उन्हें ऐसे देखें जैसे बादल आ जा रहे हो, टेम्पररी और बदलते रहने वाले। इससे आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और इमोशनल ओवररिएक्शन कम होता है। खुद पर भरोसा मजबूत करें। रेजिलियंस का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और सेलिब्रेट करें। अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स और क्वालिटीज की एक लिस्ट बनाएं। जब भी सेल्फ डाउट आए, इस लिस्ट को पढ़ें। ये रिमाइंड कराएगी कि आप कितने केपेबल हैं। इसके साथ साथ कुछ एफर्मेशंस भी रोज बोलें, जैसे मैं हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत रखता हूँ, हर चैलेंज मुझे और मजबूत बनाता है। सपोर्टिव रिलेशनशिप्स पर भरोसा करें। रेजिलियंस अकेले करने वाली चीज नहीं है। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें। अपने ट्रस्टेड दोस्तों या मेंटर्स से बात करें। अपनी परेशानियां शेयर करें। जब जरूरत हो हेल्प मांगने से न डरें। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। फिजिकल हेल्थ को प्राथमिकता दें। आपका शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटल रेजिलियंस भी बेहतर होती है। हेल्दी खाना खाएं, एक्टिव रहें, पर्याप्त नींद लें। एक्सरसाइज मूड को बेहतर करता है, स्ट्रेस कम करता है और आपकी बॉडी को बेटर तरीके से हैंडल करने में मदद करता है। पर्पस से जुड़ाव बनाए रखें। जब आपकी लाइफ में पर्पस क्लियर होता है तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। अपने वैल्यूज और गोल्स पर ध्यान दें। खुद से पूछें, मुझे किस चीज के लिए जीना है, या मैं कैसी जिंदगी बनाना चाहता हूं। इन सवालों के जवाब आपको कठिन समय में भी एंकर्ड रखेंगे।
पर्पस आपके स्ट्रगल्स को मीनिंगफुल बना देता है। छोटी छोटी कंसिस्टेंट चैलेंजेस ले। रेजिलियंस एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें, कोई नया स्किल सीखें, किसी कठिन कॉन्वर्सेशन का सामना करें, कोई ऐसा टास्क पूरा करें जो आप टालते आ रहे हैं। हर छोटी जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है और यह साबित करती है कि आप डिस्कम्फर्ट को भी पार कर सकते हैं। मुश्किल अनुभवों के लिए भी ग्रैटिट्यूड रखें। ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। अपने सबसे मुश्किल पलों को याद कीजिए और सोचिए कि आपने उनसे क्या सीखा। उस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, इसने मुझे कैसे बदला। जब आप अपने पास्ट चैलेंजेस को अप्रिशिएट करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप उनसे कितने मजबूत बन चुके हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाएं। कभी कभी जब समय कठिन होता है तो लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रेजिलियंस वही है जो याद दिलाती है ये समय भी बीत जाएगा। लाइफ को सीजन्स की तरह सोचिए। कुछ सीजन्स गर्म और रोशनी से भरे होते हैं तो कुछ ठंडे और चुनौतीपूर्ण। भरोसा रखें कि चाहे अभी समय कितना भी मुश्किल लगे, अच्छे दिन जरूर वापस आएंगे। हर सीजन का अंत होता है। निष्कर्ष, रेजिलियंस में जड़ें जमाएं। रेजिलियंट माइंडसेट बनाना एक लंबी जर्नी है, लेकिन यह सबसे सशक्त निवेशों में से एक है। रेजिलियंस का मतलब दर्द को अनदेखा करना या प्रिटेंड करना नहीं है। इसका मतलब है एडवर्सिटी के सामने खड़े रहना, हर अनुभव से सीखना और पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बनकर उभरना। जब आपकी कामनेस और पॉजिटिविटी रेजिलियंस पर टिकी होती है तो वे डगमगाती नहीं हैं और आपको हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत और आत्मविश्वास देती हैं। चैप्टर 9, काइंडनेस का रिपल इफेक्ट। एक्शन के जरिए पॉजिटिविटी फैलाना। काइंडनेस यानी दयालुता जीवन में शांति और पॉजिटिविटी लाने का सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर तरीका है। जहां ज्यादातर सेल्फ हेल्प मेथड सिर्फ सेल्फ ग्रोथ और इनर वर्क पर ध्यान देती हैं, वहीं दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाना भी आपके अंदर गहरा बदलाव ला सकता है। काइंडनेस न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाती है, बल्कि यह एक रिपल इफेक्ट भी पैदा करती है जो आपके अपने जीवन में पर्पस, कनेक्शन और इनर पीस बढ़ाती है। काइंडनेस का असली मतलब है कि हम हर इंसान में इंसानियत को पहचानें। जब आप दयालुता अपनाते हैं तो आप अपने से हटकर दूसरों की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। ये बदलाव खासकर स्ट्रेस या नेगेटिविटी के समय में आपको ग्राउंडेड रखता है। चाहे किसी के लिए दरवाजा खोलना हो, सच्ची तारीफ करना हो या किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना हो, ऐसी छोटी छोटी दयालुता की बातें आपके दिन को शांति और संतोष से भर देती हैं। काइंडनेस के पीछे का विज्ञान। काइंडनेस का हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी गहरा असर होता है। रिसर्च से पता चला है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस कम करता है, ब्लड प्रेशर घटाता है और ट्रस्ट और कनेक्शन की भावना को बढ़ाता है। सीधे शब्दों में कहें तो काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए तोहफा नहीं, बल्कि यह सेल्फ केयर का भी एक शानदार तरीका है। दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना। काइंडनेस को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन कुछ पल निकालकर उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव असर डाला हो, चाहे वो असर बहुत छोटा ही क्यों ना हो। वो कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई कोवर्कर या वो अजनबी जिसने आपको मुस्कान दी थी। आप चाहे तो उसे एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं, थैंक यू नोट लिख सकते हैं या बस मन ही मन उसके लिए आभार जता सकते हैं। इस आदत से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आप अपने आसपास के लोगों की अहमियत को बेहतर तरीके से समझते हैं। रैंडम एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी। काइंडनेस फैलाने का एक और सुंदर तरीका है अचानक मिलने वाली जेनरोसिटी। ये एक्ट्स बहुत बड़े या ड्रामेटिक नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे गेस्चर्स भी बहुत मायने रखते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के लिए कॉफी खरीदना, किसी कॉलीग की डेस्क पर एनकरेजिंग नोट छोड़ना, अपने आस पड़ोस में कचरा उठाना। क्योंकि ये एक्ट्स अनपेक्षित होते हैं, इसलिए इनका असर भी गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक काइंडनेस अनुभव करता है तो वो अक्सर उसे आगे बढ़ाता है और यही पॉजिटिविटी बहुत दूर तक फैलती है। कंपैशन की संस्कृति बनाएं। काइंडनेस सिर्फ ओकेजनल एक्ट्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह आपके रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बननी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। जब कोई आपसे बात करे तो सचमुच ध्यान से सुने, बजाय इसके कि आप अगला जवाब सोचने में लगे रहें। इससे सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी फीलिंग्स को महत्व देते हैं। फॉरगिवनेस को अपनाएं। गुस्सा और शिकायतें मन में रखने से सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को माफ कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप मन की शांति के लिए रिजेंटमेंट को छोड़ रहे हैं। काइंडनेस को अपनी डेली हैबिट बनाइए। हर दिन एक छोटी सी दयालुता की आदत डालिए।
यह एक स्ट्रेंजर को मुस्कुराकर देखना हो सकता है या किसी कॉज के लिए वॉलंटियरिंग करना भी हो सकता है। आप चाहें तो एक काइंडनेस जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें आप अपने रोज के छोटे छोटे एक्ट्स लिखें। ये जर्नल आपको आपके गुड डीड्स की याद दिलाता रहेगा और आपको इंस्पायर करता रहेगा कि आप ये जर्नी जारी रखें। काइंडनेस की शुरुआत खुद से होती है। दयालुता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी उतनी ही जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग खुद के सबसे कड़े आलोचक होते हैं। सेल्फ काइंडनेस का अभ्यास करें, खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं, सहानुभूति और धैर्य के साथ। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद से कहें, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, उस गलती से क्या सीख मिली उस पर ध्यान दें, ना कि बस ये सोचते रहें कि कहाँ गलत हुए। काइंडनेस फैलती है। काइंडनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कंटेजियस होती है। जब आप दयालुता से एक्ट करते हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं वैसा ही करने के लिए। सोचिए, अगर हर इंसान काइंडनेस को रोज का अभ्यास बना ले तो दुनिया कितनी बदल सकती है। आपकी हर छोटी एक्ट किसी ऐसे इंसान की जिंदगी को टच कर सकती है जिसे आप कभी नहीं जानेंगे। काइंडनेस से पर्पस और पीस मिलती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आपकी प्रेजेंस और एक्शंस का मतलब है। ये सोच आपके जीवन को डायरेक्शन देती है और उसमें मीनिंग जोड़ती है। मुश्किल समय में भी यह सेंस ऑफ पर्पस आपको रेजिलियंस और अंदरूनी शांति देता है। काइंडनेस एक यात्रा है, याद रखिए। काइंडनेस कोई फाइनल गोल नहीं बल्कि एक जर्नी है। कुछ दिन आप थके हुए होंगे, परेशान होंगे या खुद से निराश होंगे। उन दिनों में हो सकता है कि आप दूसरों या खुद के लिए दयालु ना बन पाएं, और यह बिल्कुल ठीक है। असल में मायने रखता है आपका इरादा और प्रयास। हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, चाहे जितनी छोटी हो, दुनिया को और आपको थोड़ा और कंपैशनेट और पीसफुल बना देती है। जब आप काइंडनेस को अपनी जिंदगी की आदत बना लेते हैं तो आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं और अपने अंदर कामनेस और पॉजिटिविटी की गहरी नींव भी बनाते हैं। काइंडनेस एक पुल की तरह होती है जो आपको दूसरों से और आपके जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ती है। अंतिम संदेश, जब आप काइंडनेस फैलाते हैं तो आपको एक गहरी सच्चाई का अनुभव होता है। जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको वापस मिलता है और उतनी ही शांति और खुशी आपके दिल में पैदा होती है। चैप्टर 10, छोड़ना सीखो, एक्सेप्टेंस में फ्रीडम पाओ। जिंदगी हमेशा बदलावों से भरी रहती है। कभी कुछ पाना, कभी कुछ खोना, कभी सफलता मिलना तो कभी निराशा झेलनी पड़ती है। काम और पॉजिटिव रहने की सबसे मुश्किल लेकिन सबसे आजादी देने वाली सीख है छोड़ना सीखना। छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उन चीजों को छोड़ रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि बीते हुए दर्द या आने वाले कल के डर। असली शांति और आजादी एक्सेप्टेंस से ही आती है। क्या कंट्रोल में है, ये समझना जरूरी है। छोड़ने की शुरुआत इस समझ से होती है कि आपके हाथ में सच में क्या है। हमारे स्ट्रेस का बड़ा हिस्सा उन चीजों को पकड़े रखने से आता है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे दूसरों की राय, किसी सिचुएशन का नतीजा या कोई पुरानी गलती। सोचिए कि आप एक भारी बैग को हर जगह ले जा रहे हैं जो चिंता और डर से भरा है। ये बोझ आपको थका देता है और आगे बढ़ने से रोकता है। छोड़ना मतलब है उस बैग को नीचे रखना और आगे बढ़ना, हल्का, शांत और आजाद होकर। रैडिकल एक्सेप्टेंस जैसे है वैसे ही स्वीकार करना। छोड़ने का एक ताकतवर तरीका है रैडिकल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, बिना लड़ाई, बिना इनकार और बिना ब्लेम दिए। जैसे अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया या कोई सेटबैक मिला तो सोचने की बजाय कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सोचिए, हाँ हुआ है, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपको वो सिचुएशन पसंद है। इसका मतलब है आप अब सच्चाई से भाग नहीं रहे बल्कि उससे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिलीज रिचुअल मन का बोझ उतारने की एक एक्सरसाइज, एक आसान एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं जिसे रिलीज रिचुअल कहा जाता है। एक कागज पर वो सारी बातें लिखिए जिन्हें आप अब भी पकड़े हुए हैं, जैसे कोई पुराना गुस्सा, पछतावा, डर या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। फिर उस पेपर को इंटेंशनल तरीके से नष्ट कर दीजिए। आप उसे जलाकर, फाड़कर या श्रेड करके। ऐसा करते समय कल्पना कीजिए कि ये सारी चीजें आपके मन और शरीर से निकल रही हैं। ये सिंबॉलिकल एक्ट आपको क्लोजर और इमोशनल रिलीज का अनुभव दे सकती है। नतीजों से जुड़ी उम्मीदों को छोड़ना। हम में से कई लोग अपनी हैप्पीनेस को किसी खास रिजल्ट से जोड़ देते हैं, जैसे प्रमोशन मिलना, तारीफ मिलना या कोई गोल हासिल करना। लेकिन जब हमारा सुख सिर्फ बाहरी नतीजों पर टिका होता है तो हम अक्सर एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट में फंस जाते हैं। इसकी जगह आप अपनी मेहनत, इरादा और एटीट्यूड पर ध्यान दीजिए। अपना बेस्ट दीजिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए और फिर नतीजों को लेकर ज्यादा पकड़ मत बनाइए।
फॉरगिवनेस आजादी का रास्ता, छोड़ना का एक जरूरी हिस्सा है माफ करना, दूसरों को भी और खुद को भी। अगर आप गिल्ट, शेम या गुस्से को पकड़े रहते हैं तो आप हमेशा पास्ट में अटके रहते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस तब आता है जब आप समझते हैं कि इंसान होना गलतियां करने का ही हिस्सा है। सोचिए कि आपने उन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा और कैसे आप उस लर्निंग से ग्रो कर पाए। दूसरों को माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके बुरे व्यवहार को सही मानते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन की शांति के लिए उस गुस्से का बोझ छोड़ रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। छोड़ना प्रेजेंट मोमेंट में जीने से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप पास्ट को छोड़ते हैं और फ्यूचर की चिंता करना बंद करते हैं, तब आप आपके पल की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। एक छोटा माइंडफुलनेस अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। ध्यान दीजिए कि सांस आपके शरीर में कैसे अंदर और बाहर जा रही है। जब आपका मन भटक जाए तो धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आइए। यह अभ्यास आपको अभी के पल में लाकर ग्राउंडेड करता है, जहां असली जिंदगी चल रही है। परफेक्शन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना। कई लोग हमेशा परफेक्ट बनने का दबाव लेकर चलते हैं। हर बार सही बात कहना, फ्लॉलेस डिसीजंस लेना या हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। लेकिन परफेक्शनिज्म थका देने वाला होता है और अक्सर अनअटेनेबल भी। इस दबाव को छोड़ दीजिए। इम्परफेक्शन को अपनाइए। याद रखिए, गलतियां सीखने का मौका होती हैं और असली ग्रोथ कई बार फेलियर से ही आती है। अपने डर को नए नजरिए से देखिए। डर अक्सर हमें रोक कर रखता है, पुराने हैबिट्स, कुछ रिलेशनशिप्स या किसी खास रिजल्ट से जुड़कर। चेंज का डर, फेलियर का डर या अनजान का डर हमें स्टक बना देता है। अपने डर से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर वो हो गया तो क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊंगा? अक्सर आपको एहसास होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। यही अवेयरनेस आपको डर की पकड़ से आजाद करती है। लेटिंग गो एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। छोड़ना कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह एक ऑनगोइंग जर्नी है। जिंदगी बार बार नई चुनौतियां और अनिश्चितताएं लेकर आती है और हर बार आपको यह सीखना होता है कि क्या छोड़ना है। अपने प्रति धैर्य रखें। कुछ चीजों को छोड़ने में समय लगता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी है कि आप कोशिश करते रहें और प्रोसेस पर भरोसा बनाए रखें। सरेंडर की ताकत। जब आप छोड़ने की प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आप नई एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेस बनाते हैं। आप पास्ट का बोझ और फ्यूचर की चिंता छोड़कर प्रेजेंट को पूरी तरह जी पाते हैं। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी शांति और भलाई को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिंदगी को एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए। जब आप चट्टानों से चिपके रहना छोड़ देते हैं और बहाव के साथ चलना सीखते हैं तो आपको आजादी और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। अंतिम संदेश, जब आप छोड़ना सीखते हैं तो आप कंट्रोल नहीं खोते, आप शांति, रेजिलियंस और अपने साथ और दुनिया के साथ एक गहरा कनेक्शन पाते हैं। चैप्टर 11, धैर्य को विकसित करना। शांति और पॉजिटिव सोच की शांत शक्ति। आज की दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहां पेशेंस यानी धैर्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन चाहे आप अपने करियर में किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हो, किसी दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हो या रोजमर्रा की परेशानियों का सामना कर रहे हो, धैर्य ही वो शांत ताकत है जो आपको काम और पॉजिटिव बनाए रखती है, भले ही चीजें आपके हिसाब से न चल रही हो। धैर्य सिर्फ देरी सहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो प्रोसेस को अपनाना सिखाता है और इंतजार में भी शांति ढूंढना सिखाता है। धैर्य का असली मतलब समझना। धैर्य कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। इसमें सेल्फ कंट्रोल, सहनशीलता और भरोसे की जरूरत होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप एक कॉन्शियस चॉइस लेते हैं, गुस्से या जल्दबाजी की जगह काम और कंपोज रहने की। यही शांत माइंडसेट आपको क्लैरिटी देता है, जिससे आप मुश्किल हालात को समझदारी और शांति से संभाल पाते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। धैर्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये पहचानें कि किन सिचुएशंस में आपको अधीरता महसूस होती है, जैसे कि ट्रैफिक में फंसना, किसी मुश्किल कोवर्कर से डील करना या कोई लंबा गोल पूरा करने की कोशिश करना। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो माइंडसेट बदलने की कोशिश करें। इंतजार को बर्बाद समय न मानकर उसे एक मौका समझें। माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुने या उस दिन की उन चीजों पर सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। पॉज और ब्रीथ टेक्निक प्रैक्टिस करें। धैर्य को बढ़ाने का एक आसान तरीका है पॉज और ब्रीथ मेथड। जब आपको अधीरता महसूस हो, थोड़ी देर रोकें, 3 धीमी और गहरी सांसें लें। सांस अंदर लेते हुए सोचें, मैं शांत हूं। सांस छोड़ते हुए सोचें, मैं अधीरता छोड़ रहा हूं। ये सिंपल टेक्निक आपके शरीर की रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आप ग्राउंडेड और प्रेजेंट महसूस करते हैं।
नजरिया बदलें। धैर्य का गहरा संबंध आपके पर्सपेक्टिव से होता है। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगे, खुद से पूछें, क्या ये 1 हफ्ते बाद भी इतना जरूरी लगेगा? 1 महीने बाद? 1 साल बाद? इस तरह का सवाल आपको बिगर पिक्चर देखने में मदद करता है और उस पल की इमोशनल इंटेंसिटी को कम करता है। जो चीज अभी बहुत जरूरी लग रही है, वो समय के साथ अपना असर खो सकती है। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अधीरता अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, चाहे कोई स्किल सीखना हो, गोल पाना हो या दूसरों में बदलाव देखना हो। इसकी जगह ध्यान दें। आप जो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं, हर छोटी सी सफलता को सेलिब्रेट करें। इस तरह की सोच आपकी जर्नी को एंजॉयबल भी बनाती है और आपकी ग्रोथ के लिए कमिटमेंट को भी मजबूत करती है। प्रोसेस पर भरोसा रखें। धैर्य का मतलब है भरोसा, खुद पर, प्रोसेस पर और जिंदगी की टाइमिंग पर। जब चीजें आपकी सोच के मुताबिक तेजी से नहीं हो रही, तो याद रखें कि ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को समय लगता है। एक पेड़ बीज लगाने के तुरंत बाद फल नहीं देता, उसे समय, धूप और मौसम चाहिए होते हैं। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी एक दिन फल जरूर देगी, भले ही अभी दिखाई न दे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करें। धैर्य को बढ़ाने का एक असरदार तरीका है तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को थोड़ा टालना, ताकि आप फ्यूचर के लिए ज्यादा बड़ा फायदा पा सकें। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की बजाय अपने किसी पैशन प्रोजेक्ट पर काम करें या अपने करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इस तरह की प्रैक्टिस आपको डिसिप्लिन सिखाती है और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस बनाए रखने में मदद करती है। दूसरों के साथ भी धैर्य रखें। धैर्य सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है। हम अक्सर दूसरों से वैसा बर्ताव चाहते हैं जैसा हमें चाहिए, और जब वो वैसा नहीं करते तो अधीर हो जाते हैं। इसके बदले एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। समझें कि हर इंसान अपने तरीके से और अपनी गति से ग्रो करता है। जब आप दूसरों के साथ पेशेंट रहते हैं, तो रिश्तों में ट्रस्ट, कंपैशन और गहराई आती है। एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। रिश्तों में धैर्य दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में टोकने या जल्दी जवाब देने से बचें। पूरा ध्यान उनकी बातों और भावनाओं को समझने पर लगाएं। इससे न सिर्फ आपका धैर्य बढ़ता है, बल्कि सामने वाले के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत होता है। इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत करें। लंबे समय तक धैर्य बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। इसके लिए आप मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, प्रकृति के बीच समय बिताएं। ये आदतें आपको अंदर से शांत और मजबूत बनाती हैं, ताकि आप स्ट्रेस में भी पर्सपेक्टिव बनाए रख सकें। खुद के साथ भी धैर्य रखें। ग्रोथ कभी सीधी लाइन में नहीं होती। कभी कभी आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाएंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में खुद को हार्श वर्ड्स ना कहें, सेल्फ कंपैशन रखें। याद रखें कि हर छोटा कदम भी आपके सफर का हिस्सा है। अपने साथ धैर्य रखना ही दूसरों और इस दुनिया के साथ धैर्य रखने की बुनियाद है। अंतिम विचार, धैर्य एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली ताकत है। ये आपको जिंदगी में ग्रेस के साथ चलना सिखाता है, इंतजार में भी शांति ढूंढना सिखाता है और सफर में खुशी पाना सिखाता है। जब आप धैर्य को अपनाते हैं, तो आपको समझ आता है कि काम और पॉजिटिविटी सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये आपकी चॉइसेस हैं। धैर्य के साथ आप जिंदगी की अनिश्चितताओं का सामना भरोसे, रेजिलियंस और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। चैप्टर 12, विजुअलाइजेशन की शक्ति। अपने मन की आंखों से शांति और पॉजिटिविटी का निर्माण। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपकी सोच, भावनाओं और जिंदगी को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। अपनी इमेजिनेशन की ताकत का उपयोग करके आप अपने मन में ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां शांति और पॉजिटिविटी खिल उठें, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक सोच समझकर किया गया अभ्यास है जिसमें आप अपनी माइंड्स आई का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने इमोशंस पर असर डाल सकें, फोकस बढ़ा सकें और अपने गोल्स को साकार कर सकें। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने मन में किसी भी डिजायर्ड आउटकम या इमोशन की एक साफ और जिंदा तस्वीर बनाना। हमारा दिमाग अक्सर इस फर्क को पहचान नहीं पाता कि कुछ चीजें सच में हो रही हैं या बस विविडली इमेजिन्ड हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन आपके माइंडसेट और ओवरऑल वेलबींग पर इतना गहरा असर डाल सकता है। अगर आप स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में काम रहना चाहते हैं या पॉजिटिव सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है। विजुअलाइजेशन की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए कोई शांत और आरामदायक जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाएं। एक आसान एक्सरसाइज से शुरुआत करें। एक ऐसा पीसफुल स्थान इमेजिन करें जहां आप पूरी तरह सेफ और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। ये कोई शांत बीच हो सकता है,
हरी भरी जंगल की जगह या फिर आपके घर का कोई कोजी कोना। अपने सभी सेंसेस को शामिल करें, सूरज की गर्मी को महसूस करें, पत्तों की सरसराहट को सुनें और ताज़ी हवा की खुशबू महसूस करें। ये मेंटल सैंक्चुअरी आपका पर्सनल रिट्रीट बन जाता है, जहां आप कभी भी जा सकते हैं जब भी शांति या रीसेट की जरूरत हो। पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड की विजुअलाइजेशन करें। पॉजिटिव सोच को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन के जरिए उन पलों को दोबारा जिए जब आपने सच्ची खुशी और ग्रैटिट्यूड महसूस की थी। कोई ऐसा पल याद करें जब आप बहुत खुश थे। वो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पर्सनल अचीवमेंट या कोई ऐसा दिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। इस मेमोरी को अपने मन में पूरी क्लैरिटी से दोहराएं और उन पॉजिटिव इमोशंस को फिर से महसूस करें। ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपके मूड को अपलिफ्ट करती है बल्कि आपके दिमाग को जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देना सिखाती है। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में आप अपने उस फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं और जिंदगी को वैसा जीते हुए विजुअलाइज करते हैं। खुद को देखें अपने गोल्स अचीव करते हुए, करियर में एक्सेलेंस पाते हुए, स्वास्थ्य को सुधारते हुए या मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हुए। अपने फ्यूचर सेल्फ को कल्पना में चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हुए, काम और पॉजिटिव रहते हुए विजुअलाइज करें और इन डिटेल्स पर ध्यान दें। उस वर्जन में आप कैसा महसूस करते हैं? आप हर दिन क्या एक्शंस ले रहे हैं? इस क्लियर और इंस्पायरिंग फ्यूचर की तस्वीर से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपकी आज की कोशिशें आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ जाएंगी। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की मेंटल रिहर्सल। विजुअलाइजेशन आपको कठिन परिस्थितियों के लिए मेंटली तैयार करने में भी मदद करती है। मान लीजिए कोई बड़ी प्रेजेंटेशन या कोई मुश्किल बातचीत आने वाली है। खुद को उसे सफलता के साथ हैंडल करते हुए विजुअलाइज करें। खुद को स्पष्ट बोलते हुए, शांत रहते हुए और पॉजिटिव आउटकम हासिल करते हुए इमेजिन करें। इस तरह की मेंटल रिहर्सल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और एंजाइटी को कम करती है। एफर्मेशंस को विजुअलाइजेशन से जोड़ना। विजुअलाइजेशन को और मजबूत बनाने के लिए उसमें एफर्मेशंस जोड़ें। विजुअलाइजेशन के दौरान कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार दोहराएं, जैसे मैं शांत हूं और सब कुछ संभाल सकता हूं, मैं अपने जीवन में पॉजिटिविटी आकर्षित करता हूं, मैं हर चुनौती को पार करने में सक्षम हूं। जब आप इन एफर्मेशंस को विविड इमेजेस के साथ जोड़ते हैं तो ये आपके विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सिर्फ परिणाम की कल्पना नहीं है, बल्कि पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करना भी इसमें शामिल होता है। मान लीजिए आपका गोल है फिट होना। खुद को सुबह जल्दी उठते हुए देखें, वर्कआउट क्लोथ्स पहनते हुए और रन या एक्सरसाइज का आनंद लेते हुए विजुअलाइज करें। जब आप हर स्टेप को मेंटली रिहर्स करते हैं तो पूरा प्रोसेस आसान और नोन लगने लगता है, जिससे रियल लाइफ में उसे फॉलो करना भी आसान हो जाता है। नेगेटिविटी को छोड़ना सीखें। विजुअलाइजेशन आपको नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने में भी मदद करती है। अगर आप स्ट्रेस, गुस्सा या डर से जूझ रहे हैं, इन इमोशंस को किसी भौतिक वस्तु की तरह इमेजिन करें, जैसे कोई भारी पत्थर या काला बादल। फिर विजुअलाइज करें कि आप इन फीलिंग्स को छोड़ रहे हैं, जैसे वो पत्थर नदी में गिरा रहे हों या उस बादल को हवा में उड़ने दे रहे हों। ये इमेजरी आपको मेंटल रूप से नेगेटिविटी से डिटैच करने में मदद करती है और शांति और पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाती है। विजुअलाइजेशन को रोज की आदत बनाएं। विजुअलाइजेशन को अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हर दिन कुछ मिनट जरूर निकालें। सुबह की विजुअलाइजेशन आपके दिन की शुरुआत को पॉजिटिव बना सकती है। शाम की विजुअलाइजेशन आपको रिलैक्स करने और दिन पर रिफ्लेक्शन करने में मदद करती है। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में गाइडेड रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे। समय के साथ ये प्रैक्टिस नेचुरल लगने लगेगी और आपकी डेली रूटीन का एक ताकतवर हिस्सा बन जाएगी। विजुअलाइजेशन का दीर्घकालीन असर। विजुअलाइजेशन के फायदे सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं होते जब आप उसे कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को कामनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस पर केंद्रित करना सिखाते हैं, वैसे वैसे ये क्वालिटीज आपकी सोच, भावनाओं और एक्शंस में झलकने लगती हैं। आप महसूस करेंगे चैलेंजेस के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंस, खुशी और ग्रैटिट्यूड के लिए ज्यादा मौके और ऐसा माइंडसेट जो नेचुरली पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचता है। अंतिम विचार। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, ये अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करने का एक तरीका है। जब आप अपने मन की आंखों का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इमेजिनेशन और पर्पस की ताकत से अपनी रियलिटी बना सकते हैं। इस प्रोसेस के जरिए आप जान पाएंगे कि कामनेस और पॉजिटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको बाहर जाकर ढूंढना पड़े। ये वो स्टेट्स हैं जिन्हें आप अपने अंदर से बना सकते हैं। चैप्टर 13, द स्ट्रेंथ ऑफ डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन के अनुभवों से शांति और पॉजिटिविटी पाना सीखें। हर दिन की भागदौड़ में हम अक्सर कामों, जिम्मेदारियों और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं।
ऐसे में हम उन छोटे छोटे पलों और सीखों से दूर हो जाते हैं जो हर दिन को खास बनाते हैं। रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जानबूझकर थोड़ा रोककर अपने विचारों, कामों और अनुभवों पर ध्यान देते हैं। ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है जो हमारे अंदर शांति और पॉजिटिविटी लाती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक ग्रोथ और ग्रैटिट्यूड की जर्नी बना देती है। डेली रिफ्लेक्शन क्या है? डेली रिफ्लेक्शन तब शुरू होता है जब हम दिन के अंत में या किसी शांत समय में खुद को थोड़ा समय देते हैं। ये वक्त सिर्फ आपका होता है जब आप शांति से बैठकर सोचते हैं कि आज का दिन आपको क्या सिखा गया। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों या रिग्रेट्स पर अटक जाएं। इसका असली मकसद है अपने अनुभवों से सीखना और छोटे छोटे प्रोग्रेस को पहचानना। 3 आसान रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। आप इन 3 बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं। 1. आज क्या अच्छा हुआ? उन पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करें जो दिन को अच्छा बना गए, जैसे कोई टास्क पूरा करना, किसी के साथ हंसना या शांति से कॉफी पीना। इससे आपका दिमाग अच्छे पलों पर ध्यान देना सीखता है, इवन ऑन टफ डेज। 2. क्या और बेहतर हो सकता था? इस सवाल को क्यूरियोसिटी के साथ लें, ना कि जजमेंट के साथ। मैं इसमें फेल हो गया कहने के बजाय सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ऐसा माइंडसेट सेटबैक्स को ग्रोथ के चांस में बदल देता है। 3. मैं किस बात के लिए ग्रेटफुल हूं? ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता पॉजिटिव सोच का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, जैसे एक गर्म खाना, किसी की प्यारी बात या कल फिर से कोशिश करने का मौका। ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट में ग्राउंडेड रखता है। जर्नलिंग योर रिफ्लेक्शंस। अपने रिफ्लेक्शंस को लिखना आपकी सोच को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है और वो इनसाइट सामने लाता है जो अदरवाइज छूट सकते हैं। आपको पेजेस भरने की जरूरत नहीं है, कुछ लाइनें या बुलेट पॉइंट्स ही काफी हैं। धीरे धीरे ये जर्नल आपके लिए एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड बन जाएगा जिसमें आपकी ग्रोथ, सीखे और खास पल दर्ज होंगे। कल की कल्पना करना। जब आपने आज का दिन सोच लिया तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करें। आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप कल को कैसे जीना चाहते हैं। खुद को कामली चैलेंजेस फेस करते हुए देखें। खुद को पॉजिटिविटी के साथ अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करते हुए इमेजिन करें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को कल के लिए तैयार करता है और आपको कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल बनाता है। पैटर्न्स और ग्रोथ को पहचानना। डेली रिफ्लेक्शन से आप अपने विचारों और बिहेवियर में पैटर्न्स देखने लगते हैं, जैसे कौन सी चीजें आपको बार बार स्ट्रेस देती हैं या कौन सी आदतें अब काम नहीं आ रही। इस अवेयरनेस से आप बदलाव लाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं जो आपके वैल्यूज और गोल से जुड़ा हो। रिफ्लेक्शन सिर्फ पीछे देखने का काम नहीं करता, ये आपको क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ट्राई द 3 विंस एक्सरसाइज। एक और आसान और पावरफुल तरीका है 3 विंस एक्सरसाइज। हर दिन के अंत में 3 छोटी या बड़ी विंस लिखिए, जैसे कोई टास्क जो आप टाल रहे थे उसे पूरा करना, किसी स्ट्रेसफुल पल में शांत रहना, किसी अपने के साथ अच्छा समय बिताना। इन विंस पर ध्यान देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ये याद रहता है कि प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। रिफ्लेक्शन में माइंडफुलनेस जोड़ें। अपने रिफ्लेक्शन रूटीन में थोड़ा माइंडफुलनेस भी लाएं। जब आप अपने दिन के बारे में सोचें तो ध्यान दें कि कौन से थॉट्स या यादें आपको कैसा फील करवा रही हैं। क्या कोई ऐसा इमोशन है जिसे आपने फुली प्रोसेस नहीं किया? क्या कोई स्ट्रेस या टेंशन बाकी है? इन इमोशंस को स्वीकार करें, दबाएं नहीं। आप चाहें तो डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट मेडिटेशन जोड़ सकते हैं जिससे बॉडी और माइंड शांत हो जाता है। सोचिए कि आपने दूसरों पर क्या असर डाला। रिफ्लेक्शन का एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि आपने अपने एक्शन से दूसरों पर क्या असर डाला। खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी और की खुशी में योगदान दिया? क्या मैंने किसी के साथ काइंडनेस, कंपैशन या एम्पैथी दिखाई? इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप दूसरों की जिंदगी में कैसा असर डाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के लिए मॉर्निंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सिर्फ रात के लिए नहीं है, इसे आप अपनी सुबह की रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। दिन शुरू करने से पहले खुद से पूछिए, आज मैं क्या अकम्प्लिश करना चाहता हूं? मैं खुद के लिए और दूसरों के लिए कैसे प्रेजेंट रहना चाहता हूं? ये छोटी सी मॉर्निंग रिफ्लेक्शन आपकी डे को पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरू करती है। रिफ्लेक्शन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। टाइम के साथ डेली रिफ्लेक्शन एक पावरफुल हैबिट बन जाता है। ये आपके नजरिए को बदल देता है। चैलेंजेस अब ग्रोथ के मौके बन जाते हैं और रोजमर्रा के पल मीनिंगफुल लगने लगते हैं। ये प्रैक्टिस आपको काम और सेंटेड रहने में मदद करती है, चाहे लाइफ कितनी भी केओटिक क्यों ना हो। रिफ्लेक्शन आपको खुद से और अपने आसपास की दुनिया से बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये एक तरह से कामनेस और पॉजिटिविटी के बीज बोने जैसा है जो धीरे धीरे वैल्यूएबल इंसाइट्स, लेसन्स और ग्रैटिट्यूड में बदलते हैं। फाइनल थॉट्स। रिफ्लेक्शन हमें याद दिलाता है कि हर दिन, चाहे जितना भी ऑर्डिनरी क्यों न लगे,
कुछ ना कुछ सिखाता है और कीमती होता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग को बढ़ावा देती है। आखिर में डेली रिफ्लेक्शन सेल्फ केयर का एक एक्ट है। ये वो पल है जब आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपनी जर्नी को एक्नॉलेज करते हैं। इससे आपके अंदर वो फाउंडेशन बनती है जो आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी शांत और पॉजिटिव बनाए रखती है। रिफ्लेक्शन रोजमर्रा को खास बना देता है और हर दिन को फुलफिलमेंट और जॉय की ओर एक कदम बढ़ा देता है। चैप्टर 14, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एक स्थिर शांति और पॉजिटिविटी की ओर रास्ता। सेल्फ डिसिप्लिन को अक्सर सख्त या रोक टोक की तरह समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह कामनेस और पॉजिटिविटी लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। असल में सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है ऐसे चॉइसेस लेना जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज से जुड़ी हो, भले ही वो चॉइसेस उस वक्त थोड़ी असहज या कठिन लगे। ये एक ऐसा ढांचा और हैबिट बनाना है जो आपको ग्रो करने में मदद करता है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। माइंड को एक गार्डन की तरह सोचें, अपने माइंड को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वहां नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस और अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे वीड्स उगने लगेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन उसी गार्डन को संवारने की प्रैक्टिस है। अनवांटेड थॉट्स को हटाना, पॉजिटिविटी के बीज बोना और उन्हें रोज नर्चर करना। इस तरह आप अपने मन में ऐसा स्पेस बना लेते हैं जहां शांति और पॉजिटिविटी स्वाभाविक रूप से पनपने लगती है। अपनी प्रायोरिटीज तय करें। सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने का पहला स्टेप है ये समझना कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। थोड़ा समय लेकर सोचें, क्या आपकी हेल्थ जरूरी है, आपके रिश्ते या पर्सनल ग्रोथ? जब आप अपने कोर वैल्यूज को समझ लेते हैं तो वही आपके डिसीजन लेने की डायरेक्शन बन जाते हैं। हर बार जब आप उन प्रायोरिटीज के अनुसार कोई एक्शन लेते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं और अपने पर्पस को महसूस करते हैं। छोटा शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। इसके बजाय माइक्रो हैबिट्स पर ध्यान दें, ऐसे छोटे सिंपल स्टेप्स जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाएं। जैसे अगर आप माइंडफुलनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 1 मिनट की मेडिटेशन से करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोमेंटम लाते हैं जो आगे चलकर बड़े बदलाव की नींव बनते हैं। 2 मिनट रूल अपनाएं। डिसिप्लिन बढ़ाने का एक शानदार तरीका है 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क बड़ा और भारी लग रहा है तो उसे ऐसे छोटे हिस्से में तोड़ लें जो आप 2 मिनट में कर सकें। उदाहरण के लिए, पूरी एक्सरसाइज करने के बजाय सिर्फ वर्कआउट क्लोथ्स पहने और एक स्ट्रेच करें। अक्सर ये पहली छोटी सी शुरुआत ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती है। सपोर्टिव रूटीन्स बनाएं। रूटीन्स एक स्ट्रक्चर देती हैं और डिसीजन लेने में एनर्जी कम लगती है। इससे आप कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहते हैं। एक सिंपल मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन बनाइए जो आपके गोल से जुड़ी हो। जैसे सुबह 10 मिनट जर्नलिंग करें, एक छोटी वॉक लें और दिन के लिए इंटेंशन सेट करें। ऐसे रिचुअल्स आपके दिन को कामनेस और क्लैरिटी के साथ शुरू करते हैं और आपको कंट्रोल का अनुभव कराते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करें। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस टू डू लिस्ट्स। फोकस बनाए रखने के लिए टाइम ब्लॉकिंग करें। काम, आराम और पर्सनल एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टाइम सेट करें। बाउंड्रीज का पालन करें। टाइमर्स या प्रोडक्टिविटी एप्स का इस्तेमाल करें ताकि इंटरप्शंस कम हो। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएं। सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप किसी टास्क से बचने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, मैं इससे बच क्यों रहा हूं? अक्सर इसका कारण होता है डर, फेलियर का, इम्परफेक्शन का या डिस्कम्फर्ट का। परफेक्ट बनने के बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान दें। कुछ करना, चाहे इम्परफेक्ट क्यों ना हो, कुछ ना करने से बेहतर है। रेजिलियंस विकसित करें। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आप ट्रैक से भटक जाएंगे। ये नॉर्मल है। अहम बात यह है कि सेटबैक्स को जर्नी का हिस्सा समझें, फेलियर नहीं। अगर आप वर्कआउट मिस कर दें, मेडिटेशन छोड़ दें या डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाएं, तो खुद को ब्लेम ना करें। सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, एडजस्टमेंट्स करें और फिर से शुरू करें। यही रेजिलियंस सेल्फ डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाता है। अकाउंटेबिलिटी का सहारा लें। अकाउंटेबिलिटी सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करती है। इसके लिए आप अपने गोल्स किसी दोस्त के साथ शेयर करें, किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें या जर्नल या ऐप में प्रोग्रेस ट्रैक करें। जब कोई और आपकी प्रोग्रेस के बारे में जानता है तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। अपने एफर्ट्स को ट्रैक करने से भी आपको अपनी ग्रोथ साफ दिखती है। डिसिप्लिन और सेल्फ केयर का संतुलन बनाए रखें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को थका दें। इसका मतलब है ये जानना कि कब आपको रेस्ट और रिचार्ज करना है। ऐसे एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करें। नेचर में समय बिताएं, अपने हॉबीज का आनंद लें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं।
जब आप फ्रेश और मोटिवेटेड होते हैं तब डिसिप्लिन भी आसान और एंजॉयबल लगता है। अपनी सफलता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन सेल्फ डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है। हर दिन कुछ पल निकालें और इमेजिन करें कि आप ऐसे चॉइसेस ले रहे हैं जो आपके गोल्स के अलाइंड हो। कल्पना करें कि आप अपने कमिटमेंट्स को निभाकर कितना प्राउड और सैटिस्फाइड फील करेंगे। ये मेंटल रिहर्सल आपके एक्शंस को रियल लाइफ में आसान बना देता है। सेल्फ ट्रस्ट को मजबूत करें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर भरोसा बनाना। हर बार जब आप अपनी कमिटमेंट को निभाते हैं, आप अपने आप को ये साबित करते हैं कि आप भरोसेमंद और सक्षम हैं। ये सेल्फ ट्रस्ट आपको कामनेस और कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आप लाइफ की चैलेंजेस को पॉजिटिविटी और रेजिलियंस के साथ फेस कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। समय के साथ सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट बन जाती है। आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस आपके फ्यूचर को शेप करते हैं और एक पर्पसफुल, काम और पॉजिटिव लाइफ बनाते हैं। ये परफेक्शन की बात नहीं है, असली बात है रोज थोड़ा थोड़ा करते रहना, खासकर तब जब मुश्किल लगे। सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं। आप खुद को वो पावर देते हैं जिससे आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकें और पूरे सफर का आनंद भी ले सकें। चैप्टर 15 एम्ब्रेसिंग चेंज, ग्रोथ, कामनेस और पॉजिटिविटी की ओर एक रास्ता। परिवर्तन जीवन का एक स्थायी हिस्सा है, लेकिन अक्सर यह हमें असहज और अनजाना सा लगता है। चाहे वो नई जॉब शुरू करना हो, किसी रिलेशनशिप का अंत हो, किसी नए शहर में जाना हो या उम्र के साथ आने वाले बदलाव हो, हर बदलाव हमें अडेप्ट करने और ग्रो करने की चुनौती देता है। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपनाना जरूरी है अगर हम कामनेस और पॉजिटिविटी को महसूस करना चाहते हैं। जब आप बदलाव को थ्रेट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब यह आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिलियंस की शक्ति बन जाता है। बदलाव को स्वीकार करना बदलाव को अपनाने की शुरुआत होती है, ये समझने से कि बदलाव का विरोध करना इंसानी नेचर है। हमारा दिमाग कंफर्ट और स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए चेंज अक्सर डर और एंजाइटी लाता है। लेकिन बदलाव का विरोध करने से तनाव और बढ़ता है। इसके बजाय एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको बदलाव पसंद आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसकी रियलिटी को बिना लड़ाई के स्वीकार करें। खुद से कहें, ये हो रहा है और मैं इसे संभालने का रास्ता निकाल सकता हूँ। नजरिया बदलिए। बदलाव को अपनाने का एक असरदार तरीका है अपने नजरिए को बदलना। इसे लॉस या परेशानी की तरह देखने की बजाय इसे एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अपने आप से पूछें, इस बदलाव से मुझे कौन से नए अवसर मिल सकते हैं? क्या मैं इससे और स्ट्रांग या वाइज बन सकता हूँ? उदाहरण के लिए, जॉब बदलना डराने वाला लग सकता है, लेकिन यह उस फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका भी हो सकता है जिससे आप सच में जुड़ाव महसूस करते हैं। किसी रिलेशनशिप का अंत दुखद हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ का दरवाजा खोल सकता है। पिछले बदलावों पर विचार करें। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर नजर डालें। जब आपने कोई बड़ा बदलाव झेला था, उस वक्त वो बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन समय के साथ आपने कैसे कोप किया? खुद से पूछें, मैंने उस समय क्या सीखा? उस अनुभव से मुझे कौन से नए अवसर या रिश्ते मिले? इस तरह के रिफ्लेक्शन से आपको अपने अंदर की ताकत का एहसास होगा। विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, बदलाव के लिए खुद को मेंटली तैयार करने का एक अच्छा तरीका है। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप बदलाव को आसानी से अपना रहे हैं। खुद को शांत, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए विजुअलाइज करें। यह कल्पना आपके डर को कम करती है और आपको एम्पावर करती है। माइंडफुलनेस अपनाइए। बदलाव के समय इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखता है। जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें, कुछ गहरी सांसें लें। अपने आसपास के अनुभवों पर ध्यान दें, पैरों की जमीन पर पकड़, आसपास की आवाजें या आपकी सांसों की गति। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपका मन शांत करने में मदद करते हैं। छोड़िए और आभार जताइए। बदलाव के लिए अक्सर पुराने को छोड़ना पड़ता है ताकि नया आ सके। ये कभी कभी भावुक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी पुरानी आदतें, रिश्ते या रोल्स को छोड़ना शामिल हो सकता है। इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए बीते हुए समय के लिए ग्रैटिट्यूड जताइए। जो भी अच्छा अनुभव था उसे याद करें। उन लोगों या अनुभवों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको कुछ सिखाया। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए शहर जा रहे हैं तो पुराने शहर के पलों को याद करें और उन्हें सम्मान दें। ग्रैटिट्यूड से आप पास्ट को सम्मान देते हैं और फ्यूचर के लिए ओपन हो जाते हैं। जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दें। बदलाव अक्सर अनिश्चितता लाता है, जिससे हम खुद को बेबस महसूस कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान दें उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में हैं, आपका एटीट्यूड, आपके चॉइसेस और आपके एक्शंस। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जॉब चली गई है
आप तुरंत नई जॉब नहीं पा सकते, लेकिन आप अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। अपनी एनर्जी को उन एक्शंस की तरफ मोड़िए जो आपको आगे बढ़ाते हैं। सपोर्ट लें। बदलाव के समय अपनों का सपोर्ट बहुत कंफर्टिंग होता है। अपने विचारों और फीलिंग्स को उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटर्स। आप ऐसे कम्युनिटीज या रिसोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हो, जैसे सपोर्ट ग्रुप्स, ऑनलाइन फोरम्स या वर्कशॉप्स। जब आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो बदलाव आसान लगता है। खुद पर दया करें। बदलाव आपको सेल्फ कंपैशन सिखाता है। नई सिचुएशंस में खुद के प्रति जेंटल और पेशेंट बने। ग्रोथ में समय लगता है और शुरुआत में थोड़ा डर या घबराहट होना नॉर्मल है। जैसे आप किसी दोस्त को कंफर्ट करते, वैसे ही खुद को कंफर्ट दें। छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करें, जैसे किसी नए हैबिट की शुरुआत करना। अपनी रेजिलियंस को एक्नॉलेज करें और खुद को क्रेडिट दें। जर्नलिंग की आदत डालें। जर्नलिंग बदलाव को समझने और मैनेज करने का एक जबरदस्त तरीका है। अपने विचार, डर, उम्मीदें और फीलिंग्स को लिखें। अपने जर्नल को एक सेफ स्पेस की तरह इस्तेमाल करें। समय के साथ जब आप पीछे मुड़कर पढ़ेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ का अंदाजा होगा। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपको भविष्य के बदलावों से निपटने की ताकत देता है। जीवन की गति को अपनाइए। याद रखें, बदलाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जिंदगी भी बदलती है। पेड़ पतझड़ में पत्ते गिराते हैं ताकि वसंत में नई ग्रोथ हो सके। नदियां बहती हैं और जमीन का आकार बदलती है। बदलाव को अपनाने का मतलब है जीवन की लय के साथ बहना, ना कि उसके खिलाफ जाना। हर बदलाव एक नया मौका है, खुद को रीन्यू करने, कुछ नया डिस्कवर करने और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करने का। जब आप बदलाव को अपनाते हैं, आप डर को छोड़ते हैं, आप नए अवसरों के लिए खुद को खोलते हैं और आप ग्रोथ, अडेप्टेशन और सेल्फ डिस्कवरी की ओर एक सुंदर यात्रा शुरू करते हैं। बदलाव को अपनाकर आप अपने अंदर की ताकत पहचानते हैं, अपने अंदर की रेजिलियंस को गहराई से समझते हैं और ऐसा माइंडसेट विकसित करते हैं जो आपको कामनेस और पॉजिटिविटी से भर देता है, इवन जब समय कठिन हो। चैप्टर 16, द पावर ऑफ कनेक्शन। ऐसे रिश्ते बनाना जो शांति और पॉजिटिविटी से भर दें। इंसानी जुड़ाव यानी कनेक्शन, शांति और पॉजिटिविटी का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत होता है। अच्छे रिश्ते न सिर्फ आपको मुश्किल समय में सहारा देते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जहां सेल्फ केयर और अंदरूनी विकास जरूरी है, वहीं दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी एक संतुलित और संतोषजनक जीवन की दिशा में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप ये सीख जाएं कि कैसे गहरे और मतलब भरे रिश्ते बनाए जाते हैं, तो यह न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। आपको किन रिश्तों की जरूरत है, समझिए, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको खुशी, स्थिरता और मोटिवेशन देते हैं, जबकि कुछ आपका एनर्जी खींचते हैं या तनाव बढ़ाते हैं। अपने जीवन के लोगों पर ध्यान दीजिए। कौन आपको इंस्पायर करता है, किसके साथ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, कौन आपको आपका बेहतर वर्जन बनने में मदद करता है। खुद को उन लोगों से घेरिए जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं और आपके विकास को सपोर्ट करते हैं। ऐसे रिश्ते ही असली मायने रखते हैं। संख्या से ज्यादा अहमियत गहराई की है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना ज्यादा मायने रखता है। ऐसे रिश्ते जिनमें आप ट्रूली देखे, सुने और समझे जाते हैं। अपने समय और एनर्जी को उन्हीं रिश्तों में लगाइए जो भावनात्मक सहारा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बने हो। ध्यान से सुनना सीखिए। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन तरीका है एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो, तो सिर्फ जवाब सोचने की बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। आंखों में आंखें डालकर बात करना, हल्के से सिर हिलाना और जरूरी सवाल पूछना ये दिखाता है कि आप उनकी केयर करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। खुद को खोलना जरूरी है। सच्चे रिश्ते वल्नरेबिलिटी से बनते हैं। भले ही आप हमेशा स्ट्रांग दिखना चाहें, लेकिन अपने डर, सपने और परेशानियों को शेयर करना कनेक्शन को गहरा करता है। जब आप ओपन होते हैं, तो सामने वाला भी ओपन होता है, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। किसी ट्रस्टेड इंसान से अपने इमोशंस शेयर करना आपके लिए हीलिंग और एम्पावरिंग दोनों हो सकता है। छोटे काइंडनेस के एक्ट्स का भी असर होता है। छोटी छोटी दयालुता की बातें, जैसे एक केयरिंग मैसेज भेजना, तारीफ करना या जरूरत में मदद करना, बहुत दूर तक जाती हैं। ये छोटे गेस्चर्स दिखाते हैं कि आप केयर करते हैं। ऐसे पल रिश्तों को मजबूत करते हैं और आपके और सामने वाले के जीवन में पॉजिटिविटी भरते हैं। कृतज्ञता जताइए। ग्रैटिट्यूड रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। अपने जीवन में मौजूद लोगों की तारीफ करें। उन्हें बताइए कि आप उनके किस पहलू को अप्रिशिएट करते हैं, उनका ह्यूमर,
उनका सपोर्ट या सिर्फ उनका साथ। शुक्रिया कहना न सिर्फ रिश्ते मजबूत करता है बल्कि आपको भी इनर पॉजिटिविटी देता है। टकराव को प्यार से सुलझाइए। हर रिश्ते में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जरूरी बात यह है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। बहस से बचने के बजाय सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे दुख हुआ जब, या मुझे सपोर्ट की जरूरत है। इससे कम्युनिकेशन खुला रहता है और आप रिश्ते को बनाए रखते हुए इशू सुलझा सकते हैं। कम्युनिटी से जुड़िए। व्यक्तिगत रिश्तों के अलावा कम्युनिटी से जुड़े रिश्ते भी जरूरी होते हैं। किसी ग्रुप का हिस्सा बनिए, इवेंट्स में हिस्सा लीजिए या वॉलंटियर कीजिए ताकि आप अपने जैसे लोगों से जुड़ सकें। कम्युनिटी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम देती है और दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव असर डालने का मौका भी। सीमाओं का सम्मान कीजिए। स्वस्थ रिश्तों के लिए क्लियर बाउंड्रीज जरूरी हैं। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी भलाई भी उतनी ही अहम है। जरूरत होने पर ना कहना सीखिए और अपनी जरूरतें साफ साफ जाहिर कीजिए। बाउंड्रीज रखना दूरी बनाना नहीं है, बल्कि एक सेफ स्पेस बनाना है जहां दोनों लोग सम्मानित महसूस करें। साझा रिचुअल्स बनाइए। रिश्तों को और गहरा बनाने के लिए कुछ साझा रिचुअल्स या परंपराएं बनाइए, जैसे हर हफ्ते दूर रहने वाले दोस्त को कॉल करना, हर महीने परिवार के साथ डिनर करना या हर साल अपने खास दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना। ऐसे रिचुअल्स आपको कंटिन्यूटी का एहसास दिलाते हैं और रिश्ते को समय के साथ और भी मजबूत बनाते हैं। टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करें। आज की तेज जिंदगी में टेक्नोलॉजी आपके लिए रिश्ते बनाए रखने का जरिया बन सकती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने करीबी लोगों से जुड़ने के लिए, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स शेयर करने के लिए या किसी को सिंपली चेक करने के लिए। पर ध्यान रहे कि डिजिटल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस बातचीत में संतुलन बना रहे। आमने सामने की बातचीत का इमोशनल असर ज्यादा होता है। जितना पाते हैं उतना दीजिए भी। सच्चे रिश्ते सिर्फ लेने देने पर नहीं टिकते, बल्कि उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी जरूरी है। दूसरों का हौसला बढ़ाइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए और जब उन्हें जरूरत हो तब उनके साथ रहिए। बिना किसी अपेक्षा के देना गुडविल का साइकिल बनाता है और हर किसी के लिए रिश्ते को मजबूत करता है। खुद से अपना रिश्ता मत भूलिए। आप अपने साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से भी करते हैं। सेल्फ कंपैशन कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानिए और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालिए। जब आप अपने आप से शांति में रहते हैं तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और पॉजिटिव रिश्ते बना पाते हैं। द पावर ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन हमें इंसानियत की शेयर्ड भावना का एहसास कराता है। जब आप रिश्तों में काइंडनेस, एम्पैथी और रिस्पेक्ट लाते हैं तो आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव में सहारा देता है। कनेक्शन सिर्फ कंफर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का भी स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि शांति और पॉजिटिविटी अकेले हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि ये दूसरों की मौजूदगी में और भी गहराई पाती है। चैप्टर 17 द आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी के जरिए इनर कामनेस और पॉजिटिविटी को बाहर लाना। सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करना, शांति और पॉजिटिविटी को बढ़ाने का एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तरीका है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और क्रिएटिविटी को खुलकर बाहर लाते हैं तो एक सच्चे और संतोषजनक अनुभव की शुरुआत होती है जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। सेल्फ एक्सप्रेशन केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं है। यह उन सभी तरीकों की खोज है जिनके जरिए आप अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहर ला सकते हैं, जैसे शब्दों के जरिए, आर्ट, मूवमेंट या अन्य क्रिएटिव तरीकों से। असल में सेल्फ एक्सप्रेशन एक तरह से आपके अस्तित्व का उत्सव है। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने, अपनी पहचान को एक्सप्लोर करने और दूसरों के साथ अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करने का मौका देता है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को दबाते हैं तो स्ट्रेस और अंदरूनी तनाव बढ़ सकता है, लेकिन जब आप उन्हें व्यक्त करते हैं तो क्लैरिटी, राहत और इनर पीस मिलती है। सेल्फ एक्सप्रेशन को अपनाकर आप कामनेस और पॉजिटिविटी के लिए एक खुला स्थान तैयार करते हैं। जर्नलिंग। इनर क्लैरिटी की ओर एक आसान रास्ता। सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे सरल और असरदार तरीका है जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आप उन्हें बेहतर समझ पाते हैं और अपने अंदर झांक सकते हैं। इसमें ग्रामर या स्ट्रक्चर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आपका पर्सनल स्पेस है जहां आप पूरी ईमानदारी से लिख सकते हैं। आप इन सवालों से शुरू कर सकते हैं। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं किन बातों को अंदर दबा रहा हूं? धीरे धीरे जर्नलिंग आपके लिए इमोशनल रिलीज और सेल्फ डिस्कवरी का एक पावरफुल टूल बन जाएगा। क्रिएटिव आउटलेट्स। अपनी भावनाओं को आर्ट में बदलना। क्रिएटिविटी एक और शानदार तरीका है खुद को व्यक्त करने का। पेंटिंग, ड्राइंग, पोएट्री लिखना, डांस करना या म्यूजिक बजाना, ये सभी आपको अपनी इमोशंस को किसी फिजिकल रूप में बदलने का मौका देते हैं।
मान लीजिए आप एंग्शियस या ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, तो स्केच बनाना या पेंटिंग करना उस तनाव को बाहर लाने में मदद कर सकता है। मकसद परफेक्शन नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो चल रहा है उसे बाहर लाना है, जिससे कामनेस और पॉजिटिविटी के लिए जगह बन सके। स्पीकिंग योर ट्रूथ, अपने मन की बात कहें। कई लोगों के लिए वर्बली खुद को व्यक्त करना सबसे स्वाभाविक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबको सब कुछ बता देना है, बल्कि ये है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें और जिन पर भरोसा करते हैं उनसे खुलकर बात करें। शुरुआत किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर से करें। जैसे जैसे आपकी कंफर्ट बढ़ेगी, आप पाएंगे कि खुलकर बात करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और अकेलापन या डिस्कनेक्ट की भावना कम होती है। मूवमेंट, शरीर के जरिए भावनाओं को व्यक्त करना। मूवमेंट भी सेल्फ एक्सप्रेशन का एक पावरफुल तरीका हो सकता है। डांस, योगा या एक शांत माइंडफुल वॉक से भी आप अपनी इमोशंस को महसूस कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने फेवरेट म्यूजिक पर डांस करना आपको खुशी और इमोशनल फ्रीडम दे सकता है। वहीं योगा आपको ग्राउंडेड महसूस कराने और इनर पीस देने में मदद कर सकता है। स्टोरी टेलिंग, अपने अनुभवों को बांटकर अर्थ खोजना। हर किसी के पास एक कहानी होती है। जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं, चाहे वो लिखकर हो, वीडियो में हो या किसी दोस्त से बात करके, तो आप अपने अनुभवों को समझने और उनका मतलब खोजने लगते हैं। आपकी कहानी दूसरों को इंस्पायर भी कर सकती है, जिससे पॉजिटिविटी और कनेक्शन फैलता है। ऑथेंटिसिटी इन डेली लाइफ, सेल्फ एक्सप्रेशन केवल आर्ट या गहरी बातचीत तक सीमित नहीं है। यह आपके रोज के कामों में भी दिख सकता है, जैसे किसी मीटिंग में अपनी बात कहना, किसी चर्चा में अपनी राय देना, या ऐसा पहनना जो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाए। ऑथेंटिसिटी ही सेल्फ एक्सप्रेशन की जड़ है। जब आप खुद को वैसे ही दिखाते हैं जैसे आप सच में हैं, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पाते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कामनेस और कनेक्शन पनपते हैं। स्टार्टिंग स्मॉल, सेफ स्पेस बनाकर शुरुआत करें। अगर सेल्फ एक्सप्रेशन आपको मुश्किल लगता है, तो छोटे और निजी कदमों से शुरुआत करें। ऐसा स्पेस बनाएं जहां आप जजमेंट से मुक्त होकर अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकें। यह एक जर्नल हो सकता है, स्केचबुक या फोन में वॉइस नोट्स। जितना आप निजी तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करना उतना ही आसान होगा। ओवरकमिंग फियर, जजमेंट को जाने दें। सेल्फ एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर, लोगों के जजमेंट, रिजेक्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग का डर। इससे उबरने के लिए याद रखें कि सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। यह आपकी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का सम्मान करने का तरीका है। आउटकम की चिंता छोड़ दें और प्रोसेस पर ध्यान दें। ऐसा माइंडसेट अपनाने से आप खुलकर खुद को व्यक्त कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड फॉर योर यूनिक वॉइस, अपने यूनिक सेल्फ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना भी सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है। सोचिए कि आपको क्या खास बनाता है, आपकी पैशंस, क्वर्क्स और स्ट्रेंथ्स। अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल है और आपकी आवाज मायने रखती है। इस माइंडसेट से आपका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बढ़ता है, जिससे आप खुद को और खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। डेली प्रैक्टिस, सेल्फ एक्सप्रेशन को डेली रूटीन में शामिल करें। सेल्फ एक्सप्रेशन को डेली लाइफ का हिस्सा बनाना लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। सुबह कोई छोटा सा क्रिएटिव काम करें, कुछ लाइंस की पोएट्री लिखें, नोटबुक में डूडल करें या अपना पसंदीदा गाना गाएं। दिन के अंत में जर्नल या ऑडियो नोट से अपनी सोच को रिकॉर्ड करें। ये छोटे छोटे हैबिट्स कामनेस और पॉजिटिविटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, जो आपको लाइफ के चैलेंजेस से निपटने में मदद करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन लीड्स टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। समय के साथ सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सेप्टेंस का रूप ले लेता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी इमोशंस को अपनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस का सम्मान करें और अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें। जब आप खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो अंदर से एक गहरी शांति और संतोष महसूस होता है। आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं ऐसा करने के लिए, जिससे पॉजिटिविटी और ऑथेंटिसिटी का रिपल इफेक्ट फैलता है। द पावर ऑफ लिविंग ऑथेंटिकली, सेल्फ एक्सप्रेशन की कला का असली मतलब है अपने सच्चे रूप में जीना। इसका मतलब है कि समाज की एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी अपनाना। सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए आप अपनी इनर कामनेस और पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं और ऐसा जीवन बनाते हैं जो अर्थपूर्ण, जॉयफुल और पूरी तरह यूनिकली आपका हो। चैप्टर 18, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना, शांत और सकारात्मक जीवन के लिए एक जरूरी सोच। जिंदगी एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जिसमें हम सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा का मूल आधार होता है ग्रोथ माइंडसेट, यानी यह विश्वास कि हमारी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को हम मेहनत, सीखने और लगातार प्रयासों से बेहतर बना सकते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप चुनौतियों का सामना पॉजिटिविटी और होप के साथ करते हैं, सेटबैक्स से सीखते हैं और खुद को इंप्रूव करने के हर मौके को अपनाते हैं।
यही माइंडसेट आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए शांति और पॉजिटिविटी का स्रोत बन सकती है। ग्रोथ माइंडसेट को समझना। ग्रोथ माइंडसेट को सही से समझने के लिए उसे उसके विपरीत सोच यानी फिक्स्ड माइंडसेट से कंपेयर करना जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट जैसी क्वालिटी स्थायी होती हैं और बदली नहीं जा सकती। इस सोच से अक्सर फेलियर का डर, चैलेंजेस से बचने की प्रवृत्ति और सेल्फ डाउट पैदा होता है। ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि भले ही आप अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन समय और प्रयास से आप बेहतर बन सकते हैं। चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला स्टेप है। चैलेंजेस को एक नए नजरिए से देखना। जब कोई मुश्किल आए तो निराश होने के बजाय ये सोचे कि यह एक सीखने का मौका है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता कहने की बजाय मैं अभी ये नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सीख सकता हूं कहें। यह छोटा सा नजरिया बदलाव आपके लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। अपने अनुभवों से सीखना। रिफ्लेक्शन यानी खुद के अनुभवों पर सोच विचार करना ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का एक कारगर तरीका है। ऐसे पलों को याद करें जब आपने किसी कठिनाई को पार किया या किसी फेलियर से कुछ सीखा। शायद स्कूल में किसी सब्जेक्ट में दिक्कत थी, लेकिन प्रैक्टिस से आप बेहतर हुए, या कोई पर्सनल सेटबैक था जिसने आपको और मजबूत बना दिया। ये सब अनुभव बताते हैं कि आप समय के साथ ग्रो कर सकते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स तय करें। केवल रिजल्ट पर ध्यान देने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। जैसे मुझे 20 किलो वजन कम करना है कहने की बजाय कहें मैं हर हफ्ते 3 बार एक्सरसाइज करूंगा और ज्यादा सब्जियां खाऊंगा। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स आपको कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्रेस को आसान बनाते हैं। क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दें। ग्रोथ माइंडसेट क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से फलता फूलता है। हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखें। बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज लें, ऐसे हॉबीज अपनाएं जो आपको चैलेंज करें। अगर आप हमेशा से कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नई लैंग्वेज सीखना चाहते थे तो बिगिनर की तरह शुरुआत करें। गलती करना प्रोसेस का हिस्सा है। हर कोशिश आपको मास्टरी के और करीब लाती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अपनाएं। फीडबैक सुनना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ग्रोथ के लिए यह बहुत जरूरी है। उसे पर्सनल न लें, बल्कि उसे सुधार का एक मौका समझें। जैसे अगर आपका मैनेजर आपके काम को और बेहतर बनाने की सलाह देता है तो उसका शुक्रिया अदा करें और सजेशन पर काम करें। फीडबैक आपकी वैल्यू का जजमेंट नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट का एक टूल है। ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सीखने को महत्व देते हैं और मेहनत की सराहना करते हैं। ऐसे लोग जो नई बातें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उनका एटीट्यूड आपको नेचुरली प्रभावित करेगा। साथ ही आप भी दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। फेलियर को दोबारा परिभाषित करें और रेजिलियंस बनाएं। रेजिलियंस यानी मुश्किल समय में भी डटे रहना ग्रोथ माइंडसेट का को हिस्सा है। जब कोई सेटबैक आए तो माइंडसेट बदलें। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं कहने की बजाय कहें इस बार सफल नहीं हुआ, लेकिन अगली बार और बेहतर कर सकता हूं। फेलियर को स्थायी न माने, उसे टेम्पररी समझें और उससे सीखने की कोशिश करें। अपने प्रोग्रेस के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। ग्रैटिट्यूड से जुड़ना ग्रोथ को महसूस करने में मदद करता है। हर दिन के अंत में खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा, मैंने कौन सी चैलेंज को पार किया। इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहते हैं और फ्यूचर के लिए आशावादी बनते हैं। एफर्मेशन से पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा दें। पॉजिटिव एफर्मेशन से आपकी सोच बदलती है। जैसे मैं लगातार कुछ नया सीख रहा हूं, चैलेंजेस मुझे ग्रो करने में मदद करते हैं, हर छोटा कदम मायने रखता है। इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराएं, खासकर तब जब डाउट या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो। अपनी प्रोग्रेस को विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है। अपने आप को इमेजिन करें, कोई नई स्किल सीखते हुए, किसी चैलेंज को पार करते हुए या कोई मीनिंगफुल गोल हासिल करते हुए। ये मेंटल एक्सरसाइज आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि आप मेहनत और डेडिकेशन से ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं, बल्कि पूरे जर्नी का आनंद लेना है। छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। पहला लेसन कंप्लीट करना, कम गलतियां करना, थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करना। ये माइलस्टोन्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। अपने साथ धैर्य रखें। ग्रोथ माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। कुछ समय ऐसा आएगा जब आप स्टक, फ्रस्ट्रेटेड या डाउटफुल महसूस करेंगे। ऐसे समय में खुद से कहें, ग्रोथ को समय लगता है, हर कोशिश मायने रखती है, मैं अपने साथ उतना ही दयालु रहूंगा जितना किसी दोस्त के साथ होता। क्यूरियोसिटी और ऑप्टिमिज्म के साथ जिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से आप जिंदगी को रेजिलियंस, क्यूरियोसिटी और पॉजिटिविटी के साथ फेस करते हैं। आप रिजल्ट्स की बजाय प्रोसेस में जॉय पाते हैं। समय के साथ
ये माइंडसेट आपके अंदर ऐसी कामनेस और पॉजिटिविटी लाता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हर अनुभव आपके लिए सीखने, बेहतर बनने और अपनी बेस्ट वर्जन बनने का मौका बन जाता है। चैप्टर 19, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। शांति और पॉजिटिविटी पाने के लिए बोझ छोड़ना। माफ करना एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्त करने वाली प्रक्रिया है जो जीवन में शांति और पॉजिटिविटी लाने में मदद करती है। जब हम गुस्सा, नाराजगी या अपराध बोध को पकड़कर रखते हैं तो ये भावनात्मक बोझ बन जाते हैं। ये न सिर्फ हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं बल्कि हमारे मन को भी उलझा देते हैं और हमें अतीत में फंसा कर रखते हैं। माफ करना इन बोझों को छोड़ने और खुद को आजाद करने का तरीका है ताकि हम ज्यादा शांति, मजबूती और खुशी के साथ जी सकें। दूसरों को या खुद को माफ करना, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी गलतियों को सही मानते हैं। इसका मतलब है कि हम उस दर्द को जाने देने का चुनाव कर रहे हैं जो हमें चोट पहुंचा चुका है। माफ करने की बदल देने वाली ताकत, माफ करने का असर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा होता है। जब हम गुस्सा या नाराजगी को पकड़े रहते हैं तो हमारा मन बार बार उसी दर्द की तरफ जाता है। इससे एक नेगेटिव साइकिल बन जाती है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर डाल सकती है। माफ करने से यह साइकिल टूट जाती है। ये हमें अतीत से निकालकर वर्तमान में जीने का मौका देता है, जिससे हमारा दिल हल्का और मन साफ हो जाता है। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। माफ करने का पहला स्टेप है अपने इमोशंस को स्वीकार करना। कई बार लोग गुस्से या दुख को दबा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा महसूस करना गलत है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। अपने दर्द, गुस्से या धोखे की भावना को बिना जज किए महसूस करें। आप चाहे तो डायरी में अपने इमोशंस लिखें, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें या अकेले में मनन करें। भावनाओं को पहचानना मतलब उन्हें बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह उन्हें छोड़ने की शुरुआत है। दूसरा कदम, सहानुभूति का अभ्यास करें। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि हम किसी की गलती को सही मानें। इसका मतलब है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला व्यक्ति ऐसी हरकत क्यों कर बैठा। सोचें, शायद वो डर, अनजानेपन या अपने ही पुराने दर्द की वजह से रिएक्ट कर रहा था। एम्पैथी से हम स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं और दर्द को अपनी पहचान से अलग कर पाते हैं, जिससे माफ करना आसान होता है। तीसरा कदम, छोटे कदमों से शुरुआत करें। माफ करना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसे तुरंत या बड़ा कदम बनाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खुद से कहें, मैं इस दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करना चाहता हूं। चाहे आप पूरी तरह माफ करने के लिए तैयार ना हो, ये छोटे एफर्मेशन आपकी हीलिंग की नींव रखते हैं। एक व्यवहारिक तरीका, रिलीज लेटर लिखना। एक तरीका जो मदद करता है वो है लेटर ऑफ रिलीज, यानी रिलीज लेटर लिखना। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है उसके नाम एक चिट्ठी लिखें। इसमें आप अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। ये पत्र भेजने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपके लिए है। जो कुछ आपने अंदर दबाकर रखा है उसे इस पत्र में लिख डालें। अंत में लिखें, मैं इस दर्द को छोड़ रहा हूं ताकि मैं खुद को हील कर सकूं। आप इस पत्र को अपने पास रख सकते हैं या फाड़कर नष्ट कर सकते हैं। यह एक्ट प्रतीकात्मक रूप से रिलीज को दर्शाता है। खुद को माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी होता है। कई लोग अपनी गलतियों के लिए अपराधबोध या शर्म में जीते हैं और खुद को माफ करने लायक नहीं समझते। लेकिन खुद को दोषी ठहराते रहना घाव को और गहरा करता है। अपने रिग्रेट पर सोचें और पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूं? अपनी इंसानियत को स्वीकार करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर मिस्टेक एक नया अनुभव और सीख होती है। खुद को माफ करने की एक एक्सरसाइज, सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया भाव बहुत जरूरी है। खुद से उसी तरह पेश आए जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से आते। अगर खुद को माफ करना मुश्किल लग रहा हो तो ये करें, मान लें कि जो भी हुआ वो किसी और के साथ हुआ है। अब उस व्यक्ति के लिए एक लेटर लिखें जिसमें आप उसे माफ कर रहे हैं और दिलासा दे रहे हैं। इस लेटर को पढ़ना आपको खुद को कंपैशन देने में मदद करेगा। माफ करना और बाउंड्रीज बनाना। किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें दोबारा आपको चोट पहुंचाने दें या अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दुख देता है तो बाउंड्रीज बनाएं, थोड़ी दूरी रखें या उस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लें। माफ करना गुस्से को छोड़ने की प्रक्रिया है, रेकन्सिलिएशन की नहीं। यह आपकी इनर पीस को बचाने के लिए है, ना कि उसे कुर्बान करने के लिए। माइंडफुलनेस के जरिए फॉरगिवनेस को सपोर्ट करें। माइंडफुलनेस यानी सजगता माफ करने की प्रक्रिया में आपकी मदद कर सकती है। जब पुराने पेनफुल मेमोरीज आएं, उन्हें दबाएं नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करें क्यूरियोसिटी से। देखें कि शरीर में कहां महसूस हो रही हैं। उन्हें पासिंग क्लाउड्स की तरह जाने दें।
गहरी सांसों के साथ खुद को वर्तमान में लाएं और इमोशनल इंटेंसिटी को कम करें। ग्रैटिट्यूड से सोच को बदलें। शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड माफ करने में एक जबरदस्त सहायक है। सोचें कि आपने उस पेनफुल अनुभव से क्या सीखा और उसमें से क्या स्ट्रेंथ निकाली। कई बार पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी हमें ज्यादा मजबूत बनाते हैं, हमारी एम्पैथी बढ़ाते हैं, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देते हैं। जब आप इस पर ध्यान देते हैं कि आपने क्या पाया है, तो आप खुद को विक्टिम नहीं, एम्पावर्ड महसूस करने लगते हैं। फॉरगिवनेस आपके लिए है। माफ करना जस्टिस या फेयरनेस के बारे में नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड के बारे में है। यह उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि आपको दिया गया एक तोहफा है। रिजेंटमेंट को पकड़े रहने से दूसरे को सजा नहीं मिलती, बल्कि खुद को ही तकलीफ होती रहती है। माफ करना आपको फिर से एनर्जी, खुशी और आजादी लौटाने का जरिया है। ये सेल्फ लव का एक्ट है जो कहता है, मैं इस दर्द के बिना आगे बढ़ने के लायक हूं। धैर्य रखें। माफ करना एक सफर है। फॉरगिवनेस एक बार की चीज नहीं है, यह एक यात्रा है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब दर्द दूर लगेगा और कुछ दिन जब वो ताजा लगेगा। ये पूरी तरह सामान्य है। अपने साथ नरमी से पेश आएं। प्रोसेस पर भरोसा रखें। हर छोटा कदम आपको ज्यादा शांति और पॉजिटिविटी वाली जिंदगी के करीब ले जाता है। लिबरेशन को चुनें। माफ करना है। गुस्से से आजादी, अफसोस से आजादी, भावनात्मक दर्द से आजादी। यह अपने जख्मों से ज्यादा अपनी भलाई को चुनने का नाम है। यह अतीत को जाने देकर वर्तमान को पूरी तरह अपनाने का नाम है। जब आप माफ करते हैं तो आप हीलिंग के लिए दिल खोलते हैं, क्लैरिटी के लिए दिमाग खोलते हैं और वो शांति व पॉजिटिविटी पाने लगते हैं जिसके आप सच्चे हकदार हैं। चैप्टर 20 द जॉय ऑफ गिविंग। उदारता के जरिए शांति और सकारात्मकता का अनुभव। उदारता हमारी मानवता की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और जब हम कुछ देते हैं तो वो न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी भीतर से समृद्ध करता है। असली मतलब में देने का मतलब सिर्फ चीजें देने से नहीं है, बल्कि अपना समय, एनर्जी, दया और सहानुभूति बांटना भी है, जिससे पॉजिटिविटी की एक लहर बनती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो एक गहरी शांति और खुशी का अनुभव होता है। छोटे छोटे एक्शंस में भी पर्पस और फुलफिलमेंट महसूस होता है। देने की सुंदरता, देने की असली खूबसूरती उसकी सरलता में है। इसके लिए अमीर होना या बहुत बड़ी चीजें करना जरूरी नहीं, सिर्फ ये इच्छा होना कि आप किसी का दिन थोड़ा बेहतर बना सके काफी है। एक मुस्कान, एक प्यारा सा शब्द या कोई थॉटफुल जेस्चर किसी के दिल में गहराई तक असर कर सकता है। जब आप कुछ देते हैं तो आपका ध्यान खुद की चिंता से हटकर किसी और की खुशी पर चला जाता है। ये नजरिया न सिर्फ दूसरों को अपलिफ्ट करता है, बल्कि आपको भी अंदर से पर्पस और जुड़ाव की भावना देता है। उदारता का वैज्ञानिक पक्ष। साइंस ये साबित करता है कि उदारता से मानसिक और भावनात्मक फायदे होते हैं। जब आप कुछ देते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हेल्पर्स हाई कहा जाता है। ये आपको खुशी और सुकून महसूस कराते हैं। साथ ही ऑक्सीटोसिन भी बढ़ता है, जो सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि जब आप देते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की नहीं, अपनी भलाई भी कर रहे होते हैं। उदार बनने के आसान तरीके। उदारता को अपनी लाइफ में लाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। रोजमर्रा की जिंदगी में मदद के मौके तलाशें, जैसे दरवाजा पकड़ कर रखना, किसी को ट्रैफिक में जाने देना, किसी सहकर्मी की तारीफ करना, किसी को एप्रिसिएशन दिखाना। ये छोटे गेस्चर्स मामूली लग सकते हैं, लेकिन ये किसी का दिन बना सकते हैं और काइंडनेस की एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकते हैं। समय और ध्यान देना। आज की बिजी लाइफ में किसी को अपना पूरा ध्यान देना एक अनमोल तोहफा है। जब कोई बात करे तो ध्यान से सुने। जब कोई परेशानी में हो तो उसे हिम्मत दें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ समय बिताएं। ये रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि किसी के लिए बस मौजूद होना भी बहुत मायने रखता है। वॉलंटियरिंग और स्ट्रक्चर्ड गिविंग। वॉलंटियरिंग एक पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड तरीका है दूसरों के लिए कुछ करने का। चाहे किसी शेल्टर में खाना बांटना हो, किसी बच्चे को मेंटर करना हो या कम्युनिटी क्लीनअप में मदद करना हो, ये सब मीनिंगफुल तरीके हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करने के। साथ ही ये आपको दूसरों की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ के बारे में सोचने का नजरिया भी देते हैं। खुद के प्रति उदारता। उदारता सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। खुद के प्रति भी काइंडनेस, पेशेंस और समझदारी जरूरी है। अपनी देखभाल करना सेल्फिश नहीं है, बल्कि ये जरूरी है ताकि आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दे ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। धरती के लिए उदारता। उदारता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जैसे वेस्ट कम करना, पेड़ लगाना या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना। ये सब हमारे प्लैनेट के लिए केयर दिखाते हैं।
इस तरह के एक्शन से हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कृतज्ञता और उदारता का संबंध, ग्रैटिट्यूड और उदारता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो नेचुरली आपके अंदर उन्हें दूसरों से बांटने की भावना आती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें और उसमें लिखें कि आप किसके लिए थैंकफुल हैं और कैसे उन ब्लेसिंग्स से किसी की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए थैंकफुल हैं, तो किसी को मेंटर करें। अगर आप अपने अच्छे हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं, तो वेलनेस एक्टिविटीज में हिस्सा लें। बिना उम्मीद के दें। सच्ची उदारता अबंडेंस की भावना से आती है, जहां देने का एक्ट ही रिवॉर्ड होता है। जब आप किसी उम्मीद के बिना देते हैं, तो आपको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं पड़ती और आप पूरी तरह से उस खुशी को महसूस कर पाते हैं जो किसी और की मदद से मिलती है। मुश्किल समय में भी देना, स्ट्रेस या मुश्किल समय में देना आसान नहीं होता। जब आप देने को लेकर झिझक महसूस करें, तो एक बार सोचें कि आप क्या दे सकते हैं। उदारता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दें। बस इतना दें जितना आप सहज महसूस करें, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक प्यारा शब्द या थोड़ी सी सहानुभूति। उदारता को आदत बनाएं, हर दिन कुछ देने का इरादा रखें। जैसे किसी फ्रेंड को एक काइंड मैसेज भेजना, किसी कॉज को सपोर्ट करना या किसी पड़ोसी की मदद करना। धीरे धीरे ये गेस्चर्स आपकी आदत बन जाएंगे और आपकी जिंदगी कनेक्शन, पर्पस और मीनिंग से भर जाएगी। उदारता आपको क्या सिखाती है? उदारता ट्रस्ट और अबंडेंस के बारे में गहरी बातें सिखाती है। जब आप कुछ देते हैं, तो आप दुनिया की भलाई और शेयरिंग की शक्ति पर विश्वास दिखाते हैं। ये नजरिया डर और कमी की भावना को खत्म करता है और अंदरूनी शांति को बढ़ाता है, क्योंकि आपको यकीन होता है कि जो आप दे रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा। देने की खुशी का जश्न मनाएं। सोचिए उन पलों के बारे में जब आपकी उदारता ने किसी का दिन अच्छा बना दिया, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक थैंक यू हो, या बस ये जानकर सुकून मिला हो कि आपने किसी की मदद की। ऐसे रिफ्लेक्शन आपको गिविंग के महत्व की याद दिलाते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं काइंडनेस फैलाने के लिए। एक उदार जीवन जीना, जब आप देने की खुशी को अपनाते हैं, तो आप कामनेस और पॉजिटिविटी के एक मजबूत सोर्स को छूते हैं। जेनरोसिटी आपको दूसरों से जोड़ती है, आपकी जिंदगी को पर्पस देती है और आपको याद दिलाती है कि काइंडनेस बहुत मायने रखती है। जब देना आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तो आप लव, कंपैशन और कनेक्शन की एक ऐसी लेगेसी बना लेते हैं जो आपकी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी दोनों को एनरिच करती है। निष्कर्ष, इस पूरे सफर में हर अध्याय ने हमें शांति, स्पष्टता और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए गहराई से सोचने पर मजबूर किया। जो बातें हमने सीखी हैं, वे केवल विचार नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकने वाली प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती हैं। आइए हर अध्याय की मुख्य बातों को एक साथ जोड़कर समझते हैं। अध्याय 1, नियंत्रण का विरोधाभास। हमने शुरुआत की कंट्रोल के भ्रम से। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उन बातों को छोड़ना सीखते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते और अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाते हैं जिन पर हमारा असर होता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा ढीला छोड़ते हैं और फ्लेक्सिबल बनते हैं, तब हमारा तनाव कम होता है और नए रास्ते खुलते हैं। अध्याय 2, आभार की नई सोच। आभार सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को बदलने का तरीका है। जब हम मुश्किल समय में भी कुछ अच्छा देखने की आदत डालते हैं, तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है। ये सोच हमें कमी नहीं, बल्कि भरा पूरा जीवन देखने में मदद करती है। अध्याय 3, भावनात्मक रीसेट की कला। इस अध्याय में हमने सीखा कि जब भावनाएं असंतुलित हों, तब खुद को दोबारा संतुलित कैसे करें। जब हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानते हैं और शांत प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं। डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल पॉजेज या हल्की वॉक जैसी साधारण टेक्निक से हम फिर से संतुलन पा सकते हैं। अध्याय 4, ऊर्जा प्रबंधन। संतुलन की कुंजी। समय से ज्यादा कीमती है हमारी एनर्जी। जब हम अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एनर्जी को संभाल कर चलना सीखते हैं, तो हम बर्नआउट से बचते हैं और खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। अच्छे खाने, आराम, बाउंड्रीज और खुशी देने वाली एक्टिविटी से एनर्जी को बचाया जा सकता है। अध्याय 5, माइक्रो एडवेंचर की ताकत। बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक छोटी ट्रिप, नया शौक या किसी नए रास्ते पर चलना ही जीवन में एक्साइटमेंट ला सकता है। माइक्रो एडवेंचर बॉर्डम को तोड़ते हैं और क्रिएटिविटी को जगाते हैं। अध्याय 6, अपने अंदर की कहानी को दोबारा लिखना। हम खुद के बारे में जो सोचते हैं, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि हमें अपने भीतर की कहानी को बदलना होगा, जो हमें एम्पावर करे, न कि डराए। अध्याय 7,
एंकर रिचुअल, हर दिन कोई एक ऐसा रिचुअल होना चाहिए जो हमें ग्राउंडेड रखे। चाहे वो सुबह की मेडिटेशन हो, शाम की चाय या जर्नलिंग, ऐसे रिचुअल हमें स्टेबिलिटी देते हैं। अध्याय 8, मजबूत मानसिकता बनाना। सच्ची रेजिलियंस का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें झेलकर और मजबूत बनकर निकलना है। सेल्फ कंपैशन और फ्लेक्सिबल माइंडसेट से हम सेटबैक्स को सीख में बदल सकते हैं। अध्याय 9, दया की लहरें। एक छोटी काइंडनेस की एक्शन भी बड़ी पॉजिटिविटी फैला सकती है, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट, मदद का हाथ या अच्छा संदेश। ये सब दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। अध्याय 10, छोड़ने की कला। हम अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखते हैं, पछतावे, नाराजगी, अधूरी उम्मीदें। लेटिंग गो का मतलब भूलना नहीं, बल्कि अपने दिल को हल्का करना है। अध्याय 11, धैर्य की खेती। धैर्य रखना आज की तेज दुनिया में एक शक्ति है। चाहे प्रोग्रेस हो, किसी इंसान के साथ रिश्ता हो या खुद से जुड़ी कोई बात, पेशेंट रहना शांति देता है। अध्याय 12, कल्पना की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना एक टूल है जो हमें एंजाइटी से बचा सकता है और हमारे लक्ष्यों से जोड़ सकता है। जब हम अपने डिजायर्ड आउटकम को इमेजिन करते हैं तो हमारा दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। अध्याय 13, दैनिक आत्मचिंतन। हर दिन के अंत में रिफ्लेक्शन यानी सोच विचार करने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। जर्नलिंग या शांति से बैठे रहना, ये सब हमारे ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। अध्याय 14, आत्मा अनुशासन की ताकत। डिसिप्लिन हमें आजादी देता है। जब हम हैबिट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और कमिटमेंट दिखाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं। अध्याय 15, बदलाव को अपनाना। बदलाव तो होगा ही, लेकिन सफरिंग हमारे हाथ में है। अगर हम बदलाव को क्यूरियोसिटी से देखें, डर से नहीं, तो हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। अध्याय 16, जुड़ाव की शक्ति। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी हैं। एम्पैथी, लिसनिंग और वल्नरेबिलिटी से हम दूसरों से गहरा संबंध बना सकते हैं। अध्याय 17, आत्मा अभिव्यक्ति की कला। अपनी बात कहने की ताकत होती है। चाहे शब्दों में हो, आर्ट में या मूवमेंट में, अपने अंदर की बात बाहर लाना हीलिंग होता है। अध्याय 18, ग्रोथ माइंडसेट। जब हम मान लेते हैं कि हम सीख सकते हैं और बदल सकते हैं, तो हर चुनौती हमें आगे बढ़ाती है। मेहनत को प्रोसेस मानना हमें मास्टरी की ओर ले जाता है। अध्याय 19, माफ करने की ताकत। फॉरगिवनेस यानी खुद को आजाद करना। जब हम गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं, तब हम खुद को तकलीफ देते हैं। माफ करना पीस पाने का रास्ता है। अध्याय 20, देने की खुशी। गिविंग हमें दूसरों से जोड़ता है। चाहे वो समय हो, ध्यान हो या संसाधन, जेनरोसिटी दोनों के लिए एनरिचिंग होती है। असली देना तब होता है जब वो दिल से और अबंडेंस से आता है। अंतिम विचार, शांति और पॉजिटिविटी की राह पर्सनल है, लगातार चलने वाली है और समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। इसका मतलब परफेक्शन पाना नहीं, बल्कि हर दिन मीनिंग के साथ जीना है। इस किताब के हर कॉन्सेप्ट, चाहे ग्रैटिट्यूड हो, काइंडनेस, फॉरगिवनेस या ग्रोथ, एक ऐसा टूल है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि आपको जेंटली गाइड करने वाले रिमाइंडर्स हैं। जब आप कामनेस और पॉजिटिविटी को चुनते हैं, तो आप खुद के और दुनिया के लिए पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। धन्यवाद। आपने सुना स्प्लेंडर द्वारा प्रस्तुत यह ऑडियो बुक एपिसोड। ये सफर यहीं नहीं रुकता। हर एपिसोड के साथ हम जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कहानी, हर विचार यहाँ आपके इनर जर्नी को थोड़ा और रोशन करने के लिए है। याद रखिए, शांति, सकारात्मकता और ग्रोथ आपके अंदर ही है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्प्लेंडर के साथ।